एपिसोड 31 निशी। इस मिस्टीरियस प्रिंसेस से तो मिलना ही पड़ेगा। मैं भी तो देखूं आखिर कौन है ये जो वर्चस्व नोगामी से टक्कर कर रही है। वर्चस्व ने ये बातें खुद में कही। वही दरवाजे पर किसी लड़की ने दस्तक दी जिसकी हील्स की आवाज पूरे हॉल में सुनाई दे रही थी। अब आगे किसी की हील्स की आवाज सुन वर्चस्व, वंश, ध्रुव ने डोर की ओर देखा। सामने से नेत्रा आ रही थी। उसे देख वर्चस्व को कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं वंश और ध्रुव का मूड चक जाता है। ध्रुव फुसफुसाता है, आ गई छिपकली। वंश भी फुसफुसाता है, हाँ अब मुझसे भी बुरी ओवर एक्टिंग करेगी। वर्चस्व में आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यहाँ वंश ने ये बात कही वही सच में नेत्रा वर्चस्व के पास आते हुए वही बात बोली। वर्चस्व में आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। नेत्रा ने जैसे ही ये बात कही वंश और ध्रुव की हंसी निकल जाती है क्योंकि उनकी बात सच जो हो गई थी। नेत्रा इन दोनों को घूरने लगती है, फिर वापस वर्चस्व से बोली, वर्चस्व तुम मेरे साथ क्यों नहीं चले? मेरे सारे फ्रेंड तुमसे मिलने का बोल रहे थे और तुम्हें पता है सारे तुम्हारे फैन हैं, खास तौर पर लड़कियां। मुझे जो जलन भी हो रही थी वो सब तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। तुम आते तो अच्छा लगता। नेत्रा बकबक लगी हुई थी और उसकी इतनी सारी बातों पर वर्चस्व ने बस इतना कहा, नेत्रा मैं बिजी था, और यहाँ से उठकर चला गया। वर्चस्व चला गया तो नेत्रा ने अपनी ओवर एक्टिंग बंद कर दी और वापस अपने एटीट्यूड वाले रूप में आ जाती है। फिर वो यहाँ से चली जाती है। वंश और ध्रुव खुद में ही बोले, एक पल के लिए फेविकोल चिपकना छोड़ सकता है पर ये चिपकली वर्चस्व से चिपकना नहीं छोड़ सकती। रात का समय, ओबरॉय विला। दक्ष की प्रिंसेस किंग साइज बेड पर किसी परी की तरह सो रही थी। तभी वहां दक्ष आया। प्रिंसेस को सोता देख दक्ष की भान आपस में जुड़ गई। वो खुद में बुदबुदाता है, आज प्रिंसेस कितना सो रही है। फिर वो बेड के पास बैठ गया। उसने कुछ पल प्रिंसेस के चेहरे को निहारा, फिर उसके बालों को सॉफ्टली सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस उठ जाओ, कितना सोओगी? मैं तुम्हारे लिए डिनर लेकर आया हूँ। दक्ष के जगाने पर प्रिंसेस नहीं उठी। दक्ष का मुंह बन जाता है पर अगले ही पल उसके चेहरे पर शातिर भाव आ जाते हैं। वो प्रिंसेस को गुदगुदी करने लगता है। प्रिंसेस जग जाती है और वो जोरों से हंसने लगती है, साथ ही बोलती जाती है, दक्ष मत करो ना, प्लीज रुक जाओ। दक्ष नहीं रुकता, वो गुदगुदी करता रहता है। जब उसे लगा उसकी प्रिंसेस हंसकर थक गई है तो वो रुक जाता है और उसे अपने सीने से लगा प्यार से बोला, रिलैक्स प्रिंसेस। प्रिंसेस गहरी सांस ले हाँ में सिर हिला देती है। फिर दोनों अलग हुए। दक्ष प्रिंसेस के सामने खाने की प्लेट लेकर बैठ जाता है और अपने हाथ से प्रिंसेस को खाना खिलाने लगता है। तभी उसकी प्रिंसेस बोली, दक्ष मैं अपने हाथ से खा लूंगी और मैं कोई बीमार नहीं हूँ जो तुम मुझे किसी छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे हो। मैं बस थोड़ी ट्रेवलन की वजह से थकी हुई थी इसलिए सो रही थी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसेस की इस बात पर दक्ष अपनी एक आईब्रो उठाते हुए बोला, अरे हवी हूँ तुम्हारी केयर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उद्धरण चिन्ह। दक्ष की ये बात सुन प्रिंसेस उसको घूरने लगती है, जो देख दक्ष अपने दांतों तले अपनी जीभ दबा लेता है। फिर बोला, सॉरी अब घूरो मत और ये खाना खाओ। दक्ष अपने हाथ से प्रिंसेस को खाना खिलाने लगता है। जब खाना हो गया तो दक्ष ने प्रिंसेस को बेड पर लिटा दिया और उसके माथे को प्यार से चूम बोला, गुड नाइट वाइफी। प्रिंसेस फिर से उसको घूरने लगती है। दक्ष हल्के से हंस देता है, साथ ही बोला, अपने हवी को तो गुड नाइट बोल दो। प्रिंसेस अभी भी उसको घूर रही थी और मुंह फुलाए हुए बोली, गुड नाइट। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दक्ष उसको लव आइज से देखने लगा। अगले दिन दक्ष रेडी सेडी था जैसे वो कहीं जाने वाला हो। उसने अपनी प्रिंसेस को हक किया और बोला, प्रिंसेस मेरे लिए विश करना, मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ वो पूरा हो जाए। प्रिंसेस ने भी दक्ष को हक किया और अपनी स्वीट सी वॉइस में बोली, मैं तो हमेशा यही विश करती हूँ जो तुम चाहो सब तुम्हें मिले। दक्ष बोला, थैंक यू प्रिंसेस। दोनों एक दूसरे से अलग हुए। तभी प्रिंसेस ने दक्ष से सवाल किया, वैसे दक्ष तुम कौन से काम पर जा रही हो? इसके बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। उद्धरण चिन्ह। दक्ष थोड़ा नर्वस हो गया। वो अपने बालों पर हाथ घुमाते हुए बोला, एक प्रोजेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे मिल गया तो फिर तुम्हें सब बता दूंगा। दक्ष की इन बातों को सुन कुछ पल प्रिंसेस चुपचाप खड़ी रही, फिर बोली, ऑल द बेस्ट। दक्ष मुस्कुरा देता है, फिर वो अपने विला से बाहर की ओर निकल जाता है। लेकिन जाते जाते वो अपने मन में बोला, प्रिंसेस आज तुम्हारा पास्ट मेरे सामने होगा, पता नहीं मैं कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करूंगा। दूसरी तरफ एक 5 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में वर्चस्व, वंश, ध्रुव, मयंक और नेत्रा पांचों थे। उनके साथ ही बिजनेस के ही 10-12 लोग और बैठे हुए थे। सबके के बीच एक प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन चल रही थी कि वो प्रोजेक्ट किसको मिलेगा।
सबने ने अपनी अपनी प्लानिंग डिस्कस की कि वो उस प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल करेंगे कि आगे बड़ा प्रॉफिट हो। काफी बहस के बाद लास्ट में वो प्रोजेक्ट वर्चस्व के हाथ आता है। ध्रुव, वंश, मयंक, नेत्रा सबके चेहरों पर प्राउड वाली फीलिंग आ जाती है। वही वर्चस्व इस प्रोजेक्ट के लिए डील साइन करने लगता है। तभी रूम में किसी ने एंट्री मारी। आई हैव बेटर प्लानिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। सबकी नज़र उस ओर गई जहां से ये आवाज आई थी। सबने देखा रूम की डोर पर एक हैंडसम टोल नौजवान लड़का खड़ा था। उस नौजवान लड़के को देख वर्चस्व की भान आपस में जुड़ गई। वही वंश बुदबुदाता है, ये तो दक्ष ओबरॉय है। ध्रुव फुसफुसाता है, ये यहाँ क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। मयंक धीरे से बोला, हमसे प्रोजेक्ट छीनने आया है। वंश ने फिर कहा, ये नहीं हो सकता। ये तीनों अपने में लगे थे। वही दक्ष सबके बीच आ गया। वो एक चेयर पर बड़ी शान से बैठ गया। इत्तेफाक से वर्चस्व और दक्ष की चेयर आमने सामने ही थी। बिजनेस में प्रॉफिट देखा जाता है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वर्चस्व जो डील साइन कर रहा था उसे रोक दिया जाता है और अभी आए दक्ष को उसकी प्लानिंग बताने को कहा जाता है। वर्चस्व की नज़र दक्ष पर ही ठहरी हुई थी। वही वंश, ध्रुव, मयंक तीनों दक्ष को घूर रहे थे। दक्ष अपनी बात बोलना चालू करता है। तभी वंश बोला, मिस्टर ओबरॉय, आपने वो कहावत नहीं सुनी है क्या, पहले आवो पहले पावो? वंश की ये बात सुन दक्ष स्मर्क कर देता है और अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, मिस्टर वंश नगेमी, ये बिजनेस है, यहाँ ये नहीं चलता। यहाँ चलता है तो पिछो आवो और सब ले जावो। दक्ष ने वंश की बात का उसकी तरह ही रिप्लाई किया। इनकी ये लिटिल लड़ाई थोड़ी सबको फनी लगी, इसलिए बाकी मेंबर हल्के से हंस देते हैं। वंश दक्ष को घूरने लगता है। वो फिर से कुछ बोलने को होता है। तभी वर्चस्व वंश की तरफ घूरता है तो वंश चुप पड़ जाता है। वही बाकी मेंबर फिर दक्ष को अपनी प्लानिंग बताने को कहते हैं। दक्ष बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात सबके सामने रखता है। जब दक्ष चुप हो गया तब वर्चस्व, वंश, ध्रुव, मयंक, नेत्रा इन पांचों को छोड़ सबके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे वो दक्ष की डील से इम्प्रेस हो। एक बार फिर सब ने डिस्कस किया और इस बार प्रोजेक्ट दक्ष को मिल जाता है। वर्चस्व अपनी मुट्ठी कसकर भींच लेता है और वंश, ध्रुव, मयंक, नेत्रा इन चारों का मुंह खुल जाता है। ये कैसे हो सकता है? भाई से कोई जीत कैसे सकता है? उद्धरण चिन्ह। ये बात वंश बुदबुदाता है। उसके साथ ही ध्रुव भी फुसफुसाता है, ये वर्चस्व से जीत गया, लगता है सच में इसके पास लक की चाम है। वही दक्ष डील साइन करता है। सभी लोग उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं। वर्चस्व भी दक्ष की तरफ हाथ बढ़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर दास ओबरॉय। दक्ष भी वर्चस्व से हाथ मिलाता है और बोला, थैंक यू मिस्टर वर्चस्व नगेमी। एक दूसरे से बात करते हुए इन दोनों की वॉइस नॉर्मल थी, लेकिन दोनों की आंखें कुछ और ही बयां कर रही, मानो दोनों एक दूसरे को जान से मारना चाहते हो। मीटिंग ओवर हो जाती है, लेकिन मीटिंग के लास्ट में दक्ष ने एक अनाउंसमेंट की। इस डील और इतने कम समय में बिजनेस में मुझे जो भी अचीवमेंट मिली है उसके सेलिब्रेशन में मैंने आज रात एक पार्टी रखी है। आप सब भी उस पार्टी में जरूर शामिल हों। मिस्टर नगेमी, आप तो जरूर आएंगे न? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व बिना भाव के दक्ष को देख रहा था और हाँ में सिर हिला देता है। दक्ष फोर्सफुली मुस्कुरा देता है और ये मीटिंग एंड हो जाती है। सभी लोग मीटिंग रूम के बाहर जाते हैं। वंश, ध्रुव, मयंक, नेत्रा सब का दिमाग खराब था। वंश ने चिढ़ते हुए कहा, भाई वो दक्ष हमारे हाथ से फिर प्रोजेक्ट ले गया और आप देखते रह गए। आपने कुछ बोला क्यों नहीं? हम ये प्रोजेक्ट जीत सकते थे। आगे ध्रुव भी वंश का साथ देते हुए बोला, हाँ, और इस अकड़ू का एटीट्यूड, ईगो सब कहाँ गया आज? इसने उस दक्ष की पार्टी में जाने के लिए हाँ भी बोल दिया। भाई क्या आप सच में उस दक्ष की पार्टी में जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। ये सवाल वंश ने किया। इतनी देर में अब वर्चस्व बोला, दुश्मन जितना करीब हो जंग में उतना ही मजा आता है। वर्चस्व की बात सबके सिर के ऊपर से चली जाती है। वही वर्चस्व उसके चेहरे पर शातिर भाव थे, मानो वो कुछ सोच रहा हो। कुछ समय बाद ये लोग पार्किंग एरिया में अपनी कार में बैठे होते हैं। वही दक्ष भी अपनी कार से निकल रहा होता है। तभी वंश की उस पर नजर पड़ी। अब वंश का मूड अच्छा हो चुका था। उसने दक्ष पर अपनी नजरें टिकाए हुए कहा, वैसे ये दक्ष ओबरॉय है बहुत हैंडसम। मुझे तो ये वर्चस्व भाई की तरह लगा। हैंडसम, शार्प माइंडेड, बोलने का तरीका। वंश ने जैसे ही ये बातें कही सब उसे घूरने लगे। वंश जबरदस्ती हंस देता है। हे बस ऐसे ही बोल दिया। रात का समय। एक बड़े पैलेस जैसे होटल में दक्ष की पार्टी शुरू हो चुकी थी। सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन और नामी लोग आए हुए थे। तभी वर्चस्व, वंश, ध्रुव, मयंक, नेत्रा इन पांचों ने पार्टी में एंट्री मारी। दक्ष की वर्चस्व पर नजर पड़ी तो वो स्मर्क कर देता है, फिर खुद पहुंच जाता है स्टेज पर।
Thank you very much to all of you for being in my party to make this party more pleasant. ये बात बोल दक्ष ने सबका शुक्रिया किया। फिर वो आगे बोला, लाइफ मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, शायद उतना जितना मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन मेरी इस अचीवमेंट के पीछे कोई है जो हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है, खड़ी रही है, और आज मैं आप सब से उसी से मिलवाने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये पार्टी भी मैंने उसे के लिए ही रखी है। दक्ष की इन बातों को सुन सबके चेहरे पर हैरानी और एक्साइटेड दोनों ही भाव थे। वही दक्ष बोलना जारी रखता है, तो मिलिए मेरी लक्की चार्म, मेरी सपोर्टर, मेरी वाइफ प्रिंसेस से। दक्ष ने जैसे ही ये बात कही सारी लाइट्स डीम हो गई। वही सीढ़ियों से एक लड़की उतर कर आती है। लाइट डिम होने की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं नजर आ रहा था, लेकिन उसके कपड़े ज्वेलरी जरूर दिख रहे थे। उसने व्हाइट कलर का वन साइड ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था, कानों में डायमंड की ईयररिंग जो कि डिम लाइट में भी बहुत चमक रहा था, पैरों पर हील्स, खुले बाल, परफेक्ट फिगर। उसका चेहरे देखे बिना ही कोई भी कह सकता था वो कितनी सुंदर होगी। दक्ष जाकर लड़की की कमर में हाथ डालता है और उसे स्टेज पर ले आता है। फिर उसने लड़की का चेहरा अपने हाथों में भरा और उसके माथे पर प्यार से एक प्यार भरी आवाज में बोला, मेरी प्रिंसेस। इसी के साथ सारी लाइट ऑन हो गई, सबकी नज़र स्टेज पर ठहर गई। लेकिन वही वर्चस्व, वंश, मयंक, नेत्रा, इनके चेहरे का रंग उड़ गया। वंश सदमे में होते हुए बोला, निशी, उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 32, हादसा, किस और थप्पड़। मेरी प्रिंसेस। इसी के साथ सारी लाइट ऑन हो गई, सबकी नज़र स्टेज पर ठहर गई। लेकिन वही वर्चस्व, वंश, मयंक, नेत्रा, इनके चेहरे का रंग उड़ गया। वंश सदमे में होते हुए बोला, निशी, उद्धरण चिन्ह। अब आगे दक्ष की प्रिंसेस कोई और नहीं बल्कि निशी थी। तभी तो उसे देख वर्चस्व, वंश, मयंक, नेत्रा चारों के होश उड़ चुके थे। बस ध्रुव के होठों पर मुस्कान थी, क्योंकि उसे निशी के बारे में कुछ नहीं पता था। वो बस निशी की खूबसूरती को देखता रह गया। वाओ गॉर्जियस। वही दक्ष और निशी के बीच इतना प्यार देख पार्टी में शामिल सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। निशी का ध्यान अभी लोगों में नहीं था, वो दक्ष के चेहरे को देख रही थी। वही दक्ष भी मुस्कुराते हुए निशी को ही देख रहा था। पार्टी में शामिल सभी लोग दक्ष और निशी को डांस करने को बोलने लगते हैं। उनकी बात सुन दक्ष आंखों से ही निशी से पूछता है कि क्या वो उसके साथ डांस करना चाहेगी। निशी भी जवाब में हाँ में अपनी आंखों की पलकों को झपका देती है। निशी की हामी पाकर दक्ष निशी के कमर पर अपने दोनों हाथ रख देता है। वहीं निशी दक्ष के शोल्डर पर अपने दोनों हाथ रख देती है। दोनों थोड़ा करीब आते हैं। तभी एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले हो जाता है। तुझे मिलके लगा है ये, तुझे ढूंढ रहा था मैं, तुझमें में है कुछ ऐसी सुबह सा, जिसकी खातिर मैं था जगह सा, आ तू मेरे ख्याब सजा रे। उद्धरण चिन्ह। इस सॉन्ग पर दक्ष और निशी कपल डांस करने लगते हैं। पार्टी में रहे सब लोग इन दोनों को अडोरेबल आय से देख रहे थे। दक्ष के दादू भी पार्टी में थे। दक्ष और निशी को साथ देख उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। उन्होंने खुद में ही कहा, चलो मेरे इतना कहने पर आज ये दोनों सबके सामने हस्बैंड वाइफ की तरह आ ही गए, नहीं तो हमेशा छुपते रहते थे। दक्ष निशी का डांस देख सबके चेहरे पर मुस्कान थी। वहीं वंश, नेत्रा, मयंक के अभी भी होश उड़े हुए थे। दक्ष, निशी का डांस देख तीनों ने वर्चस्व की तरफ देखा। वर्चस्व का चेहरा भाव रहित था, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वर्चस्व किसी खूंखार शैतान से कम नहीं लग रहा था। वर्चस्व को देख वंश ने अपना थूम कटक लिया। वही वर्चस्व उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींची और निशी दक्ष के पास पहुंच गया। उसने दक्ष के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मारा। दक्ष निशी से दूर हो गया और वर्चस्व ने निशी की तरफ देखा। उसकी कमर में हाथ डाल उसे खुद के करीब किया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगा। नो भाई, ऐसा मत करना। ये बड़बड़ाते हुए वंश अपनी खुली आंखों के सपने से बाहर आया। वो फिर से वर्चस्व की तरह देखता है। वर्चस्व अपनी हाथ की मुट्ठी भींच रहा था। ये देख वंश को लगता है उसका सपना सच होने वाला है, इसलिए वो वर्चस्व के पास पहुंच जाता है और उसके कंधे पर अपना हाथ डरते हुए रखते हुए धीरे से बोला, भाई। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व वंश की तरफ देखता है। वंश छत से उसके कंधे से अपना हाथ हटा लेता है, क्योंकि वर्चस्व की लाल आंखों को देख वंश डर जाता है। वही दक्ष निशी का डांस चलता रहता है। तुझमें है कुछ ऐसी घटा सा, जिसके लिए हूं मैं प्यासा सा, आजा तू मेरी प्यास बुझा रे। उद्धरण चिन्ह। दक्ष निशी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे थे। दक्ष निशी के हाथ की एक उंगली पकड़ उसे राउंड राउंड घुमाने लगता है। वही वर्चस्व यहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक पार्टी में शोर मच गया। दक्ष के दादू जोर से चिल्लाए, दक्ष। उद्धरण चिन्ह। वही वंश जोर से चिल्लाया, निशी। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व के कदम रुक गए। वो पीछे मुड़कर कर देखता है।
उसने पीछे मुड़कर देखा तो सामने का नजारा देख वर्चस्व की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने देखा कि ऊपर लगा बड़ा झूमर टूटकर नीचे गिर रहा था और उसी झूमर के नीचे दक्ष निशी डांस कर रहे थे। म्यूजिक और डांस में खोए होने की वजह से वो इस बात से अनजान थे कि मौत उनके करीब आ रही है। झूमर गिरते हुए दक्ष और निशी के काफी पास आ जाता है, पर वो झूमर दक्ष और निशी के ऊपर गिरता उससे पहले ही वर्चस्व उन दोनों के पास पहुंच जाता है। वर्चस्व दक्ष को जोर का धक्का दे देता है। दक्ष जाकर साइड में गिरता है और वही वर्चस्व निशी को अपनी ओर खींच लेता है। निशी वर्चस्व के ऊपर गिर जाती है। वर्चस्व निशी को अपनी बाहों में भर पलट जाता है और निशी के ऊपर आ जाता है। तभी झूमर चनक से एक बड़े शोर के साथ गिर जाता है। उसके कान सब तरफ टूटकर बिखर जाते हैं और कुछ कांच के टुकड़े जाकर वर्चस्व के बेक में भी लग जाते हैं। ये देख नेत्रा चिल्लाती है, वर्चस्व! इस अचानक हादसे से सबके होश उड़ चुके थे। खुशी के माहौल में अफरा तफरी मच चुकी थी। दक्ष के दादू दक्ष की तरफ भागे। उन्होंने दक्ष को उठाया और पूछा, दक्ष तुम ठीक तो हो? उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने कहा, हाँ दादू मैं ठीक हूँ। वर्चस्व के धक्का देने की वजह से दक्ष काफी दूर जा गिरा था, इसलिए उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। वही वर्चस्व और निशी दोनों अभी भी एक दूसरे की बाहों में थे। डर की वजह से निशी ने अपनी आंखों को भींच लिया था, लेकिन अब जब उसे एहसास हुआ कि वो ठीक है तो वो अपनी आंखों को खोलती है। निशी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली वर्चस्व का चेहरा उसकी आंखों के सामने था, जो कि उसी को देख रहा था। वर्चस्व को देख निशी की आंखें नम हो जाती हैं। वहीं वर्चस्व हल्के से निशी के चेहरे को अपने हाथ से छूता है, तभी यहाँ दक्ष आ जाता है। दक्ष वर्चस्व को निशी के ऊपर से धक्का दे देता है और निशी को उठा खुद अपने सीने से लगा लेता है। प्रिंसेस तुम ठीक तो हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। दक्ष के सवाल का निशी कुछ जवाब नहीं देती है। दक्ष को अजीब लगा, वो निशी के चेहरे की तरफ देखता है। निशी की आंखें बंद थी, वो बेहोश हो चुकी थी। दक्ष बहुत घबरा जाता है। वो निशी को अपनी गोद में उठाता है और उसे इसी पैलेस के एक रूम में ले जाता है। ये सब वहीं पर रहा वर्चस्व देख रहा था। तभी उसके पास वंश, ध्रुव, मयंक, नेत्रा आते हैं। वंश ने फ्रिक से पूछा, भाई आप ठीक तो हैं? उद्धरण चिन्ह। नेत्रा ने हैरानी भाव से कहा, ओएमजी वर्चस्व तुम्हारे बेक पर तो कांच चुभे हुए हैं। नेत्रा की ये बात सुन सबका ध्यान वर्चस्व के बेक पर गया। सबने देखा कि वर्चस्व की शर्ट के ऊपर से ही उसके बेक पर कांच के टुकड़े चुभे हुए थे। सभी काफी घबरा जाते हैं, लेकिन वही वर्चस्व के चेहरे पर दर्द की एक झलक तक नहीं थी। वंश वर्चस्व को यहाँ से चलने को कहता है। कुछ समय बाद वर्चस्व का बंगलो। वर्चस्व अपने रूम में शर्टलेस बैठा हुआ होता है और नेत्रा उसके बेक पर रहे घाव की ड्रेसिंग कर रही थी, साथ ही बोलती जाती है, वर्चस्व क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? तुम्हें कितनी लग गई है, और वो जो हमारे दुश्मन हैं उन्हें एक खरोंच तक नहीं आए, ऊपर से नौटंकी तो देखो, बेहोश हो गई। नेत्रा की ये बात सुन वर्चस्व नेत्रा को घूरने लगता है। नेत्रा सहम जाती है और चुप पड़ जाती है। एक घाव कुछ ज्यादा ही गहरा था। जब नेत्रा उस घाव पर ड्रेसिंग कर रही थी तो वर्चस्व को हल्का दर्द का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखों को भींच लिया। नेत्रा ने वर्चस्व के चेहरे के ये भाव देखे तो वो बोली, सॉरी। उद्धरण चिन्ह। तभी अचानक वर्चस्व नेत्रा का हाथ झटक देता है और यहाँ से उठकर चला जाता है। वर्चस्व नीचे हॉल में आया और उसने अपने कदम बाहर की ओर बढ़ा दिए। वंश यही था। उसने ऐसे वर्चस्व को जाते देखा तो पीछे से सवाल किया, भाई अब इस वक्त आप कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व जाते हुए ही अकड़ू वॉइस में बोला, जा रहा हूँ अपने दर्द की दवा लेने। वर्चस्व चला गया। वही वर्चस्व की बात सुन वंश के चेहरे पर कंफ्यूजन भरे भाव आ गए। हे, ये भाई डॉक्टर के पास जा रहे हैं क्या? पर शर्टलेस क्यों जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ दक्ष, निशी अभी पार्टी वाले जगह पर थे, क्योंकि निशी अभी भी बेहोश थी। वो बेड पर लेटी हुई थी और दक्ष उसी के पास उसका हाथ पकड़ बैठा हुआ था। कुछ पल बाद निशी को होश आने लगता है। वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलती है। दक्ष ने ये देखा तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो निशी को बैठने में मदद करता है, फिर उसे हक कर लेता है और बोला, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया प्रिंसेस, मैं तो बहुत डर गया था। दक्ष को निशी की फिक्र हो रही थी, लेकिन तभी निशी दक्ष को खुद से दूर कर देती है। निशी के ऐसा करने पर दक्ष हैरानी भरे भाव से निशी को देखने लगता है। वहीं निशी दक्ष को घूर रही थी। निशी की इन घूरती हुई नजरों को देख दक्ष अपना खून कटक लेता है, साथ ही अपने मन में बोला, जाग गई शेरनी, अब क्या बोलूं, बहुत गुस्से में लग रही है। ये बात अपने मन में बोल आगे दक्ष निशी से थोड़े डरते हुए बोला, प्रिंसेस वो मैं। दक्ष की बात सुने बिना ही निशी बीच में थोड़े गुस्से से बोली, सब कुछ तुमने जानबूझकर किया ना? उद्धरण चिन्ह। निशी का ये सवाल सुन दक्ष खामोश हो गया।
फिर कुछ सोच बोला, हाँ बट मैंने जो किया तुम्हारे लिए किया। वॉट मेरे लिए? मुझे उस आदमी से नफरत है और तुमने उसी को आज। निशी बोलते बोलते रुक गई। वही दक्ष हताशा हो जाता है। फिर वो निशी का हाथ पकड़ धीरे से बोला, सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम इस तरह हट हो जाओगी, आगे से नहीं करूंगा। निशी दक्ष से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उससे अपना मुंह फेर लेती है, साथ ही बोली, मुझे थोड़ा अकेला रहना है। निशी की ये बेरुखी दक्ष को अच्छी नहीं लगती है, पर वो निशी से कोई सवाल नहीं करता है। वो बस इतना बोला, ओह, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, फिर हमें यहाँ से निकलना भी है। दक्ष रूम से चला जाता है। वहीं निशी गहरी सांस ले अपनी आंखों को बंद कर बैठ जाती है। तभी उसे एहसास हुआ जैसे कोई रूम में आया। मैंने कहा न दक्ष, मुझे अकेले रहना है। ये बात बोलते हुए निशी ने अपनी आंखें खोली, क्योंकि उसे लगा दक्ष फिर से आ गया। पर जैसे ही निशी ने सामने खड़े शख्स को देखा, वो हैरान हो गई और वो धीरे से बोली, वह वर्चस्व। निशी के मुंह से अपना नाम सुन सामने खड़ा वर्चस्व स्mirk कर देता है और वो अपने कदम निशी की ओर बढ़ा देता है। अगले ही पल वर्चस्व निशी के पास, उसके करीब होता है। वहीं निशी अभी भी हैरान थी। उसने कुछ कहने चाहा, लेकिन उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि वर्चस्व बिना खुद कुछ बोले और न ही निशी की बात सुने बिना उसके होठों को चूमने लगता है। निशी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, साथ ही वो वर्चस्व को खुद से दूर करने लगती है। पर वर्चस्व किसी प्यासे को जैसे पानी मिल गया हो, उस तरह निशी के होठों को चूमे जा रहा था। निशी छटपटाने लगती है। वर्चस्व की हरकत आज भी वैसी थी जैसे 2 साल पहले वो था। निशी के लाख कोशिश के बाद भी वर्चस्व ने निशी को नहीं छोड़ा। निशी वर्चस्व के बेक पर अपने नाखून से नोचने लगती है, क्योंकि वर्चस्व शर्टलेस था। पर वर्चस्व वो तक नहीं रुका जब निशी की सांसें नहीं उखड़ने लगी और निशी के आंखों से आंसू नहीं बहने लगे। जब निशी के बहते आंसू वर्चस्व के गालों को भिगोने लगे और वर्चस्व को निशी के आंसू महसूस हुए, तो उसने अचानक ही निशी की होठों को छोड़ दिया। जैसे ही वर्चस्व ने निशी को छोड़ा, निशी उसे खुद के पास से धक्का दे देती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है। एपिसोड 33 वर्चस्व vs दक्ष। जब निशी के बहते आंसू वर्चस्व के गालों को भिगोने लगे और वर्चस्व को निशी के आंसू महसूस हुए, तो उसने अचानक ही निशी की होठों को छोड़ दिया। जैसे ही वर्चस्व ने निशी को छोड़ा, निशी उसे खुद के पास से धक्का दे देती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है। अब आगे निशी वर्चस्व को गुस्से से देख रही थी। उसकी आंसू से भरी आंखों में अब मासूमियत नहीं थी, था तो बस एक दर्द और बहुत सारी नफरत, गुस्सा। ये निशी 2 साल पुरानी निशी से बहुत अलग लग रही थी। लग ही नहीं रहा था ये वही निशी है जो वर्चस्व से नजरें नहीं मिला पाती थी। आज वर्चस्व की नजरों में देख भी रही है और दिखा भी रही है कि वो अब उससे नहीं डरती। वहीं निशी के हाथ से एक तेज थप्पड़ खाकर वर्चस्व का चेहरा डाक पड़ जाता है। वो एक बार फिर निशी की तरफ बढ़ा। उसने बेड पर बैठी निशी के पैर खींच दिए, जिससे निशी सरक कर बेड पर लेट जाती है। तभी वर्चस्व निशी के ऊपर आ जाता है, उसे खुद में कैद कर लेता है और उसके जबड़े को पकड़ दांत भींचते हुए बोला, दूसरे पति को प्यार और पहले पति को थप्पड़, उद्धरण चिन्ह, इतनी नफरत मुझसे, उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने जिस हाथ से निशी के जबड़े को पकड़ा था, निशी उसके हाथ को गुस्से से झटक देती है। फिर वो भी दांत भींचते हुए बोली, तुम इसी नफरत के लायक हो, छोड़ो मुझे। निशी वर्चस्व की कैद से छूटने की कोशिश करने लगती है। वहीं निशी की बात सुन वर्चस्व बोला, हाँ वो तो दिख ही रहा है, आपसे सीधे तुम पर आ गई, इज्जत देना भी भूल गई हो। निशी हल्के से हंस बोली, इज्जत उसे दी जाती है जो उसके लायक हो, तुम जैसे धोखेबाज यही डिजर्व करते हो। निशी के मुंह से खुद के लिए धोखेबाज सुन वर्चस्व की आंखें छोटी हो जाती है और वो निशी की बॉडी में अपनी बॉडी प्रेस करते हुए रूडली बोला, मैं धोखेबाज या तुम हो धोखेबाज, उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व के मुंह से खुद के लिए धोखेबाज सुन अब निशी के चेहरे के भाव अजीब तरह से हो जाते हैं, जैसे वो कहना चाहती हो, ये क्या बकवास बोल रहा है वर्चस्व। अगले ही पल निशी के चेहरे पर फिर से गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से वाली आवाज में बोली, नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे नाम से, छोड़ो मुझे वरना मैं शोर मचा दूंगी। निशी के चेहरे भाव, आंखों के भाव और उसकी बात सब बयां कर रही थी कि वो वर्चस्व से कितनी नफरत करती है। वहीं निशी के अंदर खुद के लिए इतनी नफरत देख अचानक वर्चस्व के गुस्से भरे चेहरे पर शातिर भाव आ गया और वो निशी के होंठों पर हल्के से किस कर बोला, लव इट, तुम्हारी ये साइड अच्छी लगी मुझे। वर्चस्व निशी को छोड़ देता है और उसके ऊपर से उठ जाता है। निशी हैरान हो जाती है, क्योंकि वर्चस्व की बात और हरकत ही ऐसी थी। निशी को हैरान देख वर्चस्व निशी की तरफ झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अभी तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन जल्द ही फिर मिलने आऊंगा लिटिल वाइफी।
ये बात बोल वर्चस्व इस बार निशी के होंठों पर हल्के बाइट कर देता है, फिर यहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से निशी उस पर गुस्से से चिल्लाती है, कुछ नहीं हो तुम मेरे। एक सनक भरी आवाज आई, सब कुछ मैं ही हूँ तुम्हारा। ये बात बोलते हुए वर्चस्व यहाँ से निकल जाता है, पर जैसे ही वो निशी के रूम से निकला वो डोर पर ही दक्ष से टकरा जाता है। दक्ष को देख वर्चस्व के चेहरे के भाव सख्त हो गए, वही वर्चस्व को देख दक्ष के चेहरे पर सवाल भरे आ गए। दक्ष ने वर्चस्व को ऊपर से नीचे तक चेक किया। वर्चस्व को शर्टलेस देख दक्ष ने एक डिस्गस्टिंग सा लुक दिया, फिर उसने वर्चस्व से सवाल किया, मिस्टर नगेमी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। दक्ष का ये सवाल सुन पहले वर्चस्व तिरछी नजर से रूम के अंदर की तरफ देखता है, जहाँ निशी सामने ही बैठी हुई थी और वो इधर ही देख रही थी क्योंकि रूम का गेट खुला हुआ था। फिर वर्चस्व दक्ष की तरफ देखता है और स्mirk कर बोला, अपनी बीबी को प्यार करने आया था। वर्चस्व ये बात बोल अपने चेहरे पर शातिर भाव लिए हुए यहाँ से चला जाता है। वहीं उसकी बात सुन दक्ष के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो दरवाजे पर ही खड़े निशी की तरफ देखता है। निशी जो अभी तक इधर ही देख रही थी, दक्ष के देखने से वो एक झिझक के साथ अपनी नज़र झुका लेती है। निशी का यूं बिहेव करना देख शायद दक्ष को समझ आ जाता है कि निशी और वर्चस्व के बीच कुछ हुआ है, पर निशी को कुछ नहीं कहता है। वो रूम के अंदर आता है, बेड के पास बैठ जाता है। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वो प्लेट निशी को देते हुए बोला, प्रिंसेस खाना खा लो, फिर यहाँ से चलते हैं, दादू हमारा नीचे वेट कर रहे हैं। निशी ने अभी भी अपनी नज़रें झुकाई हुई थी और अचानक ही वो दक्ष को हग कर लेती है। दक्ष भी झट से निशी को अपनी बाहों में भर लेता है, साथ ही बोला, शशिश रोना नहीं, आई नो व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। दक्ष की ये बात सुन निशी और जोर से दक्ष को हग लेती है और धीरे से बोली, थैंक यू दक्ष एंड सॉरी मैंने तुम पर गुस्सा किया। दक्ष निशी के बालों को प्यार से सहलाते हुए सॉफ्ट सी वॉइस में बोला, इट्स ऑल। दूसरी तरफ वर्चस्व पैलेस के बाहर आया। वो अपनी कार में बैठ यहाँ से निकल गया। वर्चस्व तो चला, लेकिन दो गुस्से से लाल नजरें उसकी कार को यहाँ से जाता हुआ देख रही थी और ये नजरें नेत्रा की थी, जो कि वर्चस्व का पीछा कर रही थी। नेत्रा समझ चुकी थी वर्चस्व इस पैलेस में क्यों आया था, इसलिए वो गुस्से से तमतमाई हुई थी। नेत्रा ने तब तक वर्चस्व की कार को देखा, तब कि वो उसकी नज़रों से खुद ओझल नहीं हो गई। जब वर्चस्व की कार दिखना बंद हो गई, नेत्रा गुस्से से जाकर अपनी कार में बैठती है और यहाँ से बड़ी तेजी से निकल जाती है। कुछ समय बाद वर्चस्व अपने बंगलों आ चुका था। उधर नेत्रा भी आ चुकी थी, लेकिन वो गुस्से से पागल हुई जा रही थी। उसने अपने रूम के सब सामान को तहस नहस करके रखा हुआ था। वो नौकरानी क्यों आई है वापस? वर्चस्व फिर से उसके पास जा रहा है। सब बर्बाद हो जाएगा। नेत्रा ये बड़बड़ाते हुए गुस्से से सब सामान इधर उधर फेंक रही थी, पर अचानक ही वो रुक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो बेड पर बैठ गई और अपने बालों पर हाथ फेरते हुए एक डर के साथ बोली, नो वर्चस्व उस नौकरानी के पास नहीं जा सकता, वरना 2 साल पहले जो हुआ सब सच सामने आ जाएगा। सब सामने आ जाएगा और अगर वर्चस्व को सच पता चला तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा। नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, पर मैं क्या करूं? उद्धरण चिन्ह। कुछ समझ नहीं आ रहा है। नेत्रा खुद में ही परेशान होकर अपने बालों को नोचने लगती है। अगले दिन ओबरॉय विला। निशी सुकून से सो रही थी, तभी रूम में दक्ष आया। उसने प्यार से निशी के माथे को चूमा और कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। नींद में कसमसाती हुई बोली, कुओ दक्ष सोने दो ना। दक्ष मुस्कुरा देता है, फिर बोला, सॉरी प्रिंसेस मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट अब तुम उठ जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। दक्ष की ये बात सुन अब निशी उठती है और मुंह बना बोली, तुम्हें सुबह सुबह कौन सी हेल्प की जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। दक्ष आंख मारते हुए बोला, रोमांस की। निशी दक्ष को घूरने लगी और बोली, काम की बात बोलो। निशी की घूरती हुई नजरों को देख दक्ष अपना सिर खुजलाने लगता है, फिर बोला, प्रिंसेस वो मेरी एक फ्रेंड है, उसका आज बर्थडे है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष पूरा बोलता उससे पहले ही निशी फिर से दक्ष को घूरने लगी और बीच में बोल उठी, फ्रेंड। उद्धरण चिन्ह। निशी के यूं बोलने से दक्ष सकपका जाता है, फिर वो गहरी सांस ले बोला, अरे तुम जेलेस मत हो। निशी अपनी आंखें रोल कर देती है और मुंह बना बोली, मैं कोई जेलेस नहीं हूं, तुम अपनी बात बोलो। निशी को यूं अजीब अजीब सा मुंह बनाता देख दक्ष हल्के से हंस देता है, फिर बोला, तो मैं कह रहा था मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, शाम को मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, सो मैं उसके लिए एक अच्छा गिफ्ट लेना चाहता था, बट मुझे आइडिया ही नहीं है मैं क्या लूँ जो उसे अच्छा लगे, इसलिए तुम मेरी हेल्प कर दो। दक्ष की इन बातों को सुन निशी कुछ पल चुपचाप बैठी रही, फिर कुछ सोच बोली, ओ बट। दक्ष ने पूछा, बट वॉट? उद्धरण चिन्ह। निशी ने कहा, नथिंग।
दक्ष मुस्कुरा देता है और बोला, अब चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, फिर हम मॉल चलेंगे गिफ्ट लेने। दक्ष आज कुछ अलग खुश था, जो निशी को कुछ अलग लगता है। उसने सनकी भाव से अपने मन में कहा, दक्ष मुझसे कुछ छुपा रहा है क्या? कहीं ये फ्रेंड मेरी सौतन तो नहीं? नो निशी, दक्ष ऐसा बिल्कुल नहीं है, फालतू मत सोच। दोपहर का समय, अक्रोपोलिस मॉल। दक्ष और निशी मॉल में दक्ष की फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने आए हुए थे। उन्होंने गिफ्ट तो लिया ही, साथ ही दक्ष ने निशी को ढेर सारी शॉपिंग भी करा दी, जिसकी शिकायत करते हुए निशी दक्ष से बोली, दक्ष हम यहाँ तुम्हारी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने आए थे, बट तुमने तो मुझे ही इतने सारे गिफ्ट दिला दिए। निशी की ये शिकायत सुन दक्ष मुस्कुरा कर बोला, प्रिंसेस वो फ्रेंड स्पेशल है मेरे लिए, बट तुम उससे भी कई ज्यादा स्पेशल हो मेरे लिए। आई नो मॉर्निंग में तुम क्या सोच रही थी, सौतन एंड ऑल। दक्ष अपनी आंखें रोल कर देता है। वहीं उसकी बात सुन निशी हंस देती है, साथ ही बोली, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। दक्ष कहता है, सब पता है मुझे, अब चले। निशी हाँ में सिर हिला देती है। दोनों मॉल के बाहर की ओर चले जाते हैं क्योंकि उनकी शॉपिंग हो चुकी थी। दोनों मॉल के बाहर पहुंचे तो दक्ष की कुछ फैन उसकी तरफ भागी। वो देखो मिस्टर सुपरस्टार। दक्ष और निशी ने अपना सिर पीट लिया। साथ ही निशी ने कहा, दक्ष यहाँ से जल्दी चलो वरना ये लड़कियां तुम्हें घेर लेंगी। दक्ष आंखें मटकाते हुए बोला, क्यों तुम्हें जलन होती है? उद्धरण चिन्ह। निशी दक्ष को घूरने लगी और बोली, शट अप अब चलो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और दक्ष के फैन से बचते हुए पार्किंग एरिया साइड भागते हैं, क्योंकि उनकी कार वहीं खड़ी थी। दोनों अपनी कार के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंच दोनों के हंसते चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहां वर्चस्व की कार खड़ी थी और उस कार से वर्चस्व और वंश दोनों उतर रहे थे। कार से उतरते हुए वंश ने वर्चस्व से कहा, फाइनली भाई मेरे इतना कहने पर आज आप मौला ही। वंश के आधे शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि वो भी दक्ष और निशी को देख लेता तो इसलिए आगे वो थोड़ी हैरानी से बोला, निशी। उद्धरण चिन्ह। वंश के मुंह से निशी का नाम सुन वर्चस्व भी सामने देखता है, जहां निशी दक्ष का हाथ थाम कर खड़ी थी, और वर्चस्व की नज़र उन दोनों के उस थौमे हुए हाथ पर ही ठहर जाती है। धीरे धीरे वर्चस्व की आंखें काली पड़ने लगती हैं, जो कि दक्ष और निशी देख रहे थे। निशी दक्ष का हाथ छोड़ने लगती है, तभी दक्ष उसका हाथ और कसकर पकड़ लेता है, साथ ही प्यार भरी आवाज में बोला, वाइफी चलो यहाँ से चलते हैं, नहीं तो कुछ लोग घूर घूर कर नजर लगा देंगे, एंड मैं नहीं चाहता हमारी लव लाइफ में कोई कलेश आए। ये बात दक्ष काफी जोर से बोलता है, जो कि वर्चस्व और वंश दोनों ने सुनी। वंश का हैरानी से मुंह खुल जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था दक्ष ने ये बात वर्चस्व को टोंट करते हुए बोली है। वहीं अब वर्चस्व खा जाने वाली नजरों से दक्ष को देखने लगता है, साथ ही अपने कदम निशी की ओर बढ़ा देता है। तभी निशी ने प्यार से दक्ष से कहा, यू आर राइट हबी, आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट एनीवन टू कम बिटवीन अस। एपिसोड 34 निशी का इंडिया छोड़कर जाना। ये बात दक्ष काफी जोर से बोलता है, जो कि वर्चस्व और वंश दोनों ने सुनी। वंश का हैरानी से मुंह खुल जाता है, क्योंकि वो समझ चुका था दक्ष ने ये बात वर्चस्व को टोंट करते हुए बोली है। वहीं अब वर्चस्व खा जाने वाली नजरों से दक्ष को देखने लगता है, साथ ही अपने कदम निशी की ओर बढ़ा देता है। अब आगे। तभी निशी ने प्यार से दक्ष से कहा, यू आर राइट हबी, आई ऑल्सो डोंट वॉन्ट एनीवन टू कम बिटवीन अस। निशी की ये बात सुन वर्चस्व के उसकी ओर बड़े कदम रुक गए। वो निशी की आंखों में देखने लगा। निशी अपनी नजरें उससे चुरा लेती है और फिर से दक्ष से बोली, दक्ष चलो चलते हैं। दक्ष हाँ में सिर हिला देता है। इसके बाद निशी और दक्ष अपनी कार में बैठते और यहाँ से निकल जाते हैं। कार में निशी खामोश सी हो जाती है। वहीं वर्चस्व निशी को दक्ष के साथ जाता हुआ देखता रहता है। तभी वंश बोला, भाई निशी कितनी बदल गई है और वो दक्ष के साथ अपनी लाइफ में भी बढ़ गई है। वंश ने जैसे ही ये बात बोली तैसे ही वर्चस्व रूडली बोला, वो दक्ष कुछ नहीं लगता है उसका। वर्चस्व की ये बात सुन वंश के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए और वो बोला, भाई ये आप क्या बोल रहे हैं? कल दक्ष ने निशी को सबके सामने अपनी वाइफ बोल इंट्रोड्यूस करवाया और आज निशी ने भी उसे हवी बोला तो फिर। उद्धरण चिन्ह। वंश की बात को काटते हुए वर्चस्व एक बार फिर रूडली बोला, नहीं है वो उसका कोई हवी सवी, सब झूठ है। वर्चस्व की बात सुन वंश फिर हैरान हो गया। हे उद्धरण चिन्ह। वही वर्चस्व आगे बोलना जारी रखता है। वो मुंह से कुछ भी बोल ले, बट उसकी आंखें सब बता देती हैं, नहीं है वो दक्ष कुछ भी उसका हवी बस मैं हूं और मैं ही हमेशा रहूंगा, एंड अगर कोई मेरी जगह लेना चाहेगा तो मैं उसकी। ब्रो कूल डाउन, आप बात बात पर हाइप मत होया कीजिए। वर्चस्व के गुस्से का तापमान बढ़ने लगा था, इसलिए वंश ने उसे रोका। वहीं वर्चस्व ने गहरी सांस ली और खुद के बढ़ते गुस्से को कम करने की कोशिश की। कुछ पल दोनों भाई के बीच खामोशी छा जाती है। फिर अचानक वर्चस्व बोला,
वंश तुम अपनी भाभी के गृह प्रवेश की तैयारी करो। वर्चस्व की ये बात सुन वंश को झटका सा लगता है। वो हैरानी से बोला, हे भाई, ये आप क्या अजीब बात कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व वंश को घूरने लगा और अब की दांत भींचते हुए बोला, मुझे निशी अपने पास पर चाहिए। जो उसने मेरे साथ किया है बदला लेना है मुझे उससे। मैं उसकी लाइफ हेल बना दूंगा। वर्चस्व की हर बात वंश के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। उसने कहा, भाई ये गलत है। तुम मुझे मत सिखाओ क्या गलत है और क्या नहीं। वर्चस्व ने वंश पर गुस्सा कर दिया, जिससे वंश सहम जाता है। अब की वो धीरे से बोला, ओ बट आप निशी को अपने पास लाएंगे कैसे? उद्धरण चिन्ह। वंश के इस सवाल का वर्चस्व ने कोई जवाब नहीं दिया, तो वंश खुद में ही सिर खुजलाने हुए बड़बड़ाता है, पता नहीं भाई क्या सोच रहे हैं, सब कुछ सिर के ऊपर से जा रहा है। ओबरॉय विला। दक्ष की कार आकर ओबरॉय विला के बाहर खड़ी हुई। निशी अभी भी खामोश थी, वो अपनी सोच में डूबी हुई थी। तभी दक्ष ने कहा, प्रिंसेस हम पहुंच गए। दक्ष की आवाज से निशी सेंस में आती है, लेकिन वो बोलती कुछ नहीं है। चुपचाप कार से उतरती है और विला के अंदर चली जाती है। निशी के पीछे दक्ष भी जाता है। दोनों हॉल में पहुंचते हैं। वहां दक्ष के दादू बैठे हुए थे। उन्होंने दक्ष और निशी को अपने पास बुलाया। अरे बच्चों, तुम दोनों बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। इधर आओ, मुझे तुम दोनों को कुछ बताता है। दक्ष और निशी चुपचाप दादू के पास चले गए। दादू बहुत खुश थे जो देख दक्ष ने उनसे सवाल किया, दादू आप बड़े खुश लग रहे हैं, कोई खास बात है क्या? उद्धरण चिन्ह। दादू मुस्कुराते हुए बोले, हाँ खास बात तो है, और वो खास बात यह है कि मैं तुम्हारी और बहू की दोबारा शादी करवाना चाहता हूँ। दादू ने जैसे ही ये बात कही दक्ष हिल सा गया। उसने झट से निशी की तरफ देखा, जो कि हैरान थी। फिर उसने दादू से कहा, दादू ये आप क्या बोल रहे हैं? आप हमारी शादी क्यों करवाना चाहते हैं, जबकि हम ऑलरेडी मैरिड हैं? लास्ट की बात दक्ष थोड़े झिझक के साथ बोलता है। वहीं उसकी बातों पर दादू बोले, तुम दोनों ने वहां विदेश में पता नहीं कब शादी कर ली, मैं तो था ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ तुम दोनों की शादी दोबारा करवाना चाहता हूँ। मुझे भी तुम दोनों की शादी देखनी है। दक्ष ने थोड़ी परेशानी से कहा, पर दादू। उद्धरण चिन्ह। क्या पर? तुम दोनों पहले से शादीशुदा हो, मेरी खुशी के लिए एक बार और कर लो। ये बात दादू ने दक्ष की बात को काटते हुए कही। दक्ष फिर से दादू की बात के बीच में बोला, दादू मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे तुम दोनों की शादी देखनी है, बस बात यही खत्म। दादू ने फिर कोई दक्ष की बात नहीं सुनी। वही जब से इनकी बहस सुन रही चुपचाप बैठी निशी अचानक यहाँ से उठकर चली जाती है। जो देख दादू दक्ष से बोले, देख बहू शर्मा कर चली गई और तू मुझसे बहस कर रहा है, खीस कुछ बहू से। दादू की ये बात सुन दक्ष अपना सिर पीट लेता है और अपने माथे पर हाथ फेरते हुए खुद में बुदबुदाता है, दादू बहू शर्माए नहीं है, वो गुस्से से यहाँ से गई है, अब आपको कैसे समझाऊं? दक्ष का इस वक्त मन कर रहा था वो अपना सिर किसी दीवार में मार ले। रात का समय। निशी दोपहर से रूम से बाहर नहीं आई थी, इसलिए दक्ष उसके पास जाता है। दक्ष निशी से कुछ कहने को होता है, उससे पहले ही निशी दक्ष से बिना किसी भाव के बोली, दक्ष मुझे यहाँ से जाना है। निशी की ये बात सुन दक्ष को 100 वोल्ट का झटका सा लगता है। वो हैरानी भरे भाव से बोला, व्हाट, बट वाई? उद्धरण चिन्ह। 1 मिनट, कहीं तुम हमारी शादी वाली बात की वजह से ये सब तो नहीं बोल रही हो? दक्ष अपना सिर पकड़ लेता है, फिर गहरी सांस ले आगे बोला, प्रिंसेस लिसन, आई नो हमारा ड्रामा अब हम पर ही भारी पड़ रहा है, बट तुम यहाँ से जाने की बात मत करो। मैं दादू से बात करूंगा और अगर वो नहीं माने तो मैं उन्हें सच बता दूंगा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। तुम मेरी वाइफ नहीं हो, हमने कभी शादी नहीं की, हम बस हस्बैंड वाइफ का ड्रामा कर रहे थे। निशी और दक्ष हस्बैंड नहीं है, वो दोनों बस नाटक कर रहे हैं थे और वजह है दक्ष के दादू। दरअसल दक्ष के दादू दक्ष को शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे, बट दक्ष शादी नहीं करना चाहता था और शादी न करने से बचने के लिए दक्ष ने दादू के सामने निशी को अपनी वाइफ बता दिया। निशी दक्ष की अच्छी दोस्त है तो वो भी उसका साथ दे देती है। कोष्टक आगे। दक्ष को लगता है निशी उसकी वजह से यहाँ से जाने की बात कर रही है, इसलिए वो बस बोले जा रहा था। तभी निशी उसको रोकते हुए बोली, दक्ष मैं तुम्हारी वजह से यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। दक्ष ने सवाल किया, तो फिर किसकी वजह से जा रही हो? उद्धरण चिन्ह। दक्ष के इस सवाल पर निशी खामोश हो गई। निशी की खामोशी देख दक्ष बोला, समझ गया, तुम उस वर्चस्व नोगामी की वजह से जाना चाहती हो न? उद्धरण चिन्ह। दक्ष के इस बात पर भी निशी खामोश रहती है। वही दक्ष फिर बोला, निशी क्यों तुम उसे इतना सीरियस ले रही हो, जस्ट मूव ऑन। दक्ष की ये बात सुन अचानक निशी चिल्ला उठती है, मूव ऑन कर लिया है मैंने, बट अचानक ही निशी रोने लगी। दक्ष हैरान हो गया, वो उसको हक कर लेता है।
और निशी जोरों से रोने लगती है, साथ ही रोते हुए बोलती जाती है, दक्ष, वर्चस्व ने मुझे हमेशा हक किया, पर मैं पता नहीं कैसे उससे प्यार करने लगी थी। मैं उसके रियल फेस को पहचान ही नहीं पाई थी कि वो मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। लेकिन अब मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मुझे उससे सिर्फ नफरत है। इतनी नफरत है, मुझे उसका चेहरा भी नहीं देखना है। मैं नहीं चाहती मेरी अब उससे कोई दोबारा मुलाकात हो, इसलिए मुझे यहाँ से जाना है, जहाँ वो न दिखे। निशी के मन में जो था उसने दक्ष से कह दिया। वो अभी भी रो रही थी, इसलिए दक्ष उसको शांत कराता है। जब निशी कुछ शांत हो जाती है तब दक्ष उसके आंसू पोंछते हुए बोला, प्रिंसेस शशिश, तुम रो मत, और अगर तुम यहाँ नहीं रहना चाहती इट्स ओके, मैं तुम्हारी कल की ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवा देता हूँ। वहाँ तो रहोगी न, या वहाँ से भी जाना चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। दक्ष के इस सवाल पर निशी दक्ष के सीने में हल्के से मार बोली, अब ज्यादा नौटंकी मत करो, यू नो वेरी वेल व्हाट आई वांट। अगले दिन वर्चस्व का बंगलो। मयंक, ध्रुव अपना लगेज लेकर अपने रूम से बाहर निकल रहे थे। वो जैसे ही हॉल में पहुंचे उन्हें वहां नेत्रा मिल गई। नेत्रा ने दोनों से सवाल किया, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। नेत्रा के इस सवाल पर ध्रुव ने जवाब दिया, हम दोनों मुंबई जा रहे हैं। ध्रुव की ये बात सुन नेत्रा की आंखें छोटी हो गई और उसने कहा, सडनली, क्या तुम दोनों के साथ वर्चस्व वंश भी जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। ध्रुव ने कहा, नहीं, वर्चस्व और वंश तो कल रात ही मुंबई चले गए, इसलिए तो अब हम जा रहे हैं। वर्चस्व वंश मुंबई चले गए? ये सुन नेत्रा को हैरानी हुई। व्हाट, वर्चस्व मुंबई चला गया, वो भी मुझे बिना बताए, ऐसे कैसे? उद्धरण चिन्ह। नेत्रा की इन बातों पर अब मयंक बोला, सर कुछ काम आ गया था इसलिए वो चले गए। मयंक की बात के आगे ध्रुव बोला, एंड अब हम भी चलते हैं, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। मयंक और ध्रुव अपना लगेज उठा बाहर की ओर चले गए। नेत्रा हैरानी से खड़ी रह गई। व्हाट द फू, ये सब हो क्या रहा है? वर्चस्व वैसे कैसे मुंबई चला गया? नेत्रा को गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ दक्ष ने निशी की ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक करवा दी थी। उसकी फ्लाइट मॉर्निंग 11 की थी, जिसके लिए निशी निकल चुकी थी क्योंकि ऑलरेडी बज चुके थे। अभी निशी रास्ते में थी। ड्राइवर कार ड्राइव कर रहा था और पीछे निशी अपनी सोच में डूबी हुई बैठी हुई थी। निशी के साथ दक्ष नहीं था क्योंकि उसे कुछ अचानक ही काम आ गया था, तो निशी ने उसे अपने साथ आने ही नहीं दिया। निशी की कार एयरपोर्ट की ओर बढ़ रही थी, पर अचानक ही ड्राइवर ने रास्ता बदल दिया। जब ये निशी ने देखा तो उसने ड्राइवर से कहा, दादा, आपने कार रॉन्ग वे में ले ली है, एयरपोर्ट का रास्ता ये नहीं है। निशी की ये बात सुन ड्राइवर बोला, मैडम यही रास्ता है, आप कोलकाता पहली बार आए हैं इसलिए आपको अभी कुछ पता नहीं है। ड्राइवर की ये बात सुन निशी एक बार के लिए सोच में पड़ गई कि क्या सच में उसे रास्ता नहीं पता है। निशी विंडो से बाहर की ओर देखती है। जंगल जैसा एरिया था, न कोई इंसान न जानवर, कुछ नहीं था। ये देख निशी को समझते देर नहीं लगती कि ड्राइवर उसे बेवकूफ़ बना रहा है, उसके इरादे सही नहीं है। निशी ड्राइवर को कार रोकने को कहने लगती है। ड्राइवर निशी की बात नहीं सुनता है, वो कार चलाता रहता है। निशी घबरा जाती है, उसे डर लगने लगता है। वो कार का गेट खोलने की कोशिश करती है, वो नहीं खुलता है। वो अपना मोबाइल ढूंढने लगती है, पर निशी का मोबाइल ड्राइवर के पास था, जो कि उसने रास्ते में निशी से ये बोल कर लिया था कि उसे एक जरूरी कॉल करना है और उसके मोबाइल में बैटरी नहीं है। निशी खुद को हेल्पलेस फील करने लगती है। वो बहुत डर जाती है, डर के मारे उसके पसीने छूट जाते हैं। निशी एक बार फिर ड्राइवर को कार रोकने को बोलती है। वो ड्राइवर के बाल नोचने लगते हैं। ड्राइवर कैसे भी कर कार ड्राइव करता रहता है, फिर एक सुनसान जगह पर अचानक कार रोक देता है, साथ ही कार के डोर लॉक को भी खोल देता है। निशी को लगता है ड्राइवर उससे डर गया। वो जल्दी से कार से उतरती है और बाहर सड़क पर दौड़ने लगती है। उसे नहीं पता वो कहाँ जा रही थी, पर वो बस उस ड्राइवर से बचकर जाना चाहती थी। निशी कुछ कदम ही दौड़ी थी कि वो किसी शख्स से टकरा जाती है। उसका चेहरा उस शख्स की चेस्ट में जाकर छुप जाता है। वहीं वो शख्स निशी को अपनी बाहों में भर लेता है और डेविल की तरह मुस्कुराने लगता है। एपिसोड 35 डीपली किस, वर्चस्व की कैद में निशी। निशी कुछ कदम ही दौड़ी थी कि वो किसी शख्स से टकरा जाती है। उसका चेहरा उस शख्स की चेस्ट में जाकर छुप जाता है। वहीं वो शख्स निशी को अपनी बाहों में भर लेता है और डेविल की तरह मुस्कुराने लगता है। अब आगे निशी जिस शख्स से टकराती है उसे उसकी बाहों में एक सुकून का एहसास होता है। वहीं उस शख्स की हाथों की कसन निशी की कमर पर बढ़ती जाती है, मानो वो निशी को खुद में क्षमा लेता चाहता हो, लेकिन उसके होठों की डेविल स्माइल भी बढ़ती जाती है। वो थोड़ा झुका और निशी के कान में एक सनसनी वाली आवाज में धीरे से बोला, रिलैक्स बीबी, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हस्बैंड आ गया है। निशी के कानों में जैसे ही उस शख्स की बात गई, निशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
वो झट से उस शख्स के चेस्ट से अपना चेहरा उठा उसके चेहरे की तरफ देखती है। उस शख्स का चेहरा देख निशी और हैरान हो गई और वो तेज आवाज में बोली, वर्चस्व तुम। निशी को हैरान देख वर्चस्व अपनी एक आईब्रो उचका देता है, जैसे वो निशी को टीस कर रहा हो। वहीं निशी अब आग बबूला हो चुकी थी। वो वर्चस्व से दूर जाने लगती है, पर वर्चस्व से दूर जाने नहीं देता है। उसके हाथ निशी की कमर पर कसते जाते हैं। छोड़ो मुझे, उद्धरण चिन्ह। ये बात निशी ने वर्चस्व की गिरफ्त से छूटते हुए कही। वही वर्चस्व निशी को खुद के और करीब कर लेता है, साथ ही बोला, अगर छोड़ना होता तो पकड़ता ही क्यों तुम्हें। मैं यहाँ तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, अपनी दुनिया में, जहाँ मैं, तुम और तुम्हारे लिए मेरी नफरत रहेगी बस। वर्चस्व की ये बात सुन निशी के चेहरे पर हल्के डर भरे भाव आ जाते हैं, क्योंकि वर्चस्व ने ये बात काफी सीरियस तरह से कही थी। निशी थोड़ी घबराहट वाली आवाज में बोली, ये क्या बोल रहे हो तुम। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व अपना एक हाथ निशी के बालों में फंसाता है और उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए उसकी आंखों में डीपली देखते हुए बोला, सच। निशी को अब उस ड्राइवर से ज्यादा वर्चस्व से डर लगने लगता है। वो वर्चस्व के चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रख काफी जोर लगाकर उसे धक्का देती है और वर्चस्व की पकड़ से छूटने की अपनी पूरी ताकत लगा कोशिश करने लगती है। निशी की हरकत से साफ पता चल रहा था वो वर्चस्व के पास एक पल नहीं रुकना चाहती है और यहाँ से भाग जाना चाहती है। वर्चस्व निशी की हरकतों को बड़े आराम से देख रहा था। निशी पानी बिन जैसे मछली तड़पती है, उसी तरह तड़प रही थी। कुछ पल वर्चस्व ने निशी को यूं ही खुद से दूर होने वाली कोशिश को देखता रहता है। फिर अचानक ही वो निशी के बालों को कसकर पकड़ता है, उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करता है और उसके होंठों पर अपने होंठ उसको डीपली किस करने लगता है। इस अचानक किस से एक पल के लिए निशी जम सी जाती है, पर अगले ही पल वो वर्चस्व से दूर जाने लगती है, साथ ही अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है ताकि वर्चस्व से किस न कर पाए। निशी की इस हरकत को रोकने के लिए वर्चस्व निशी के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है और डीपली निशी के होंठों को किस करने लगता है। निशी की हाइट वर्चस्व से काफी छोटी थी, इसलिए वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी के पैर जमीन से उठ जाते हैं। निशी के पैर उड़ने लगते हैं। इस वजह से निशी को लगने लगता है वो गिर जाएगी, तो वो खुद को संभालने के लिए वर्चस्व के पैरों पर खड़ी हो जाती है। वहीं वर्चस्व तो बस निशी के होंठों को किस किए जा रहा था। किस के बीच में उसने निशी के निचले होंठ को जोर से बाइट कर दिया। निशी को काफी जोर का दर्द हुआ। वो अपनी आंखों को भींच लेती है और वर्चस्व की शर्ट की कॉलर को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लेती है। कुछ पल बाद निशी की सांसें उखड़ने लगती है। वो वर्चस्व के कंधे और चेस्ट पर मारने लगती है, लेकिन वर्चस्व तब भी उसे नहीं छोड़ता। वहीं एक चॉपर प्लेन आकर लैंड करता है। जब उस चॉपर प्लेन की आवाज वर्चस्व के कानों में पड़ी तब उसने निशी को छोड़ दिया। निशी की हालत बुरी हो चुकी थी, वो सांस लेना ही भूल चुकी थी। निशी की ये हालत वर्चस्व ने देखी तो वो स्मर्क कर देता है। फिर निशी के होंठों पर हल्के से किस कर बोला, टेक अ ब्रेथ बीबी, वरना मर जाओगी। वर्चस्व की बात सुन निशी सेंस में आती है। वो गहरी सांस लेने लगती है। वर्चस्व उसके बालों को हल्के से सहलाने लगता है, साथ ही बोला, चलो अब यहाँ से चलते हैं, तुम्हारी डोली आ गई है। वर्चस्व की ये बात सुन निशी उसे सवाल भरे भाव से देखने लगती है। वही वर्चस्व निशी को अपनी बाहों में उठा लेता है और उस चॉपर प्लेन की ओर अपने कदम बढ़ा देता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर भी निशी के चेहरे पर सवाल भरे भाव ही थे, पर जब उसकी नज़र सामने खड़े प्लेन पर पड़ी तो उसको समझते देर नहीं लगी वर्चस्व क्या कर रहा है और क्या कह रहा था। अब निशी के चेहरे पर डर, घबराहट, हैरानी सब तरह के भाव आ जाते हैं। साथ ही वो फिर से वर्चस्व से छूटने की कोशिश करने लगती है। वर्चस्व छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। निशी वर्चस्व पर चिल्लाती रहती है, तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो, ये सही नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। धीरे धीरे निशी को गुस्सा आने लगता है, पर कुछ काम नहीं आता है। वर्चस्व को जो करना था वो कर रहा था। वो निशी को लेकर प्लेन के पास पहुंच जाता है। उस प्लेन में एक पायलट था और मयंक था। वर्चस्व को देख मयंक प्लेन से बाहर आता है और बोला, सर जैसा आपने कहा था सब रेडी है। वर्चस्व हाँ में सिर हिला देता है, फिर निशी की तरफ देखता है जो कि अभी भी उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। वहीं मयंक ने प्लेन का गेट खोला। वर्चस्व उसमें जबरदस्ती निशी को बैठा देता है, फिर खुद उसके बगल में बैठ जाता है। निशी अभी भी वर्चस्व से छूटने की कोशिश कर रही थी, छोड़ो मुझे। निशी वर्चस्व से छूटने के लिए उसके ऊपर अपने छोटे हाथों के पंजे मारने लगती है, पर कहाँ निशी के बेबी की तरह हाथ और कहाँ शेर की तरह वर्चस्व। उस पर कुछ असर नहीं करता है, बल्कि वो कसकर निशी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, जिससे निशी हिल भी नहीं पाती है। वर्चस्व निशी को प्लेन में लेकर बैठ चुका था तो मयंक प्लेन का गेट बंद कर देता है और अगले ही पल प्लेन उड़ान भरने लगता है।
जब निशी को इस बात का एहसास हुआ तो वो छटपटाने लगती है। उसे लगता है वो वर्चस्व के चंगुल में फंस चुकी है और अब वो नहीं बच सकती। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? उद्धरण चिन्ह। निशी ने हल्की रूधी हुई आवाज में ये बात वर्चस्व से बोली। निशी का चेहरा रोने जैसा हो जाता है, मानो वो किसी भी पल जोरों से रोने वाली हो। निशी को यूं देख वर्चस्व निशी को अपने करीब खींच लेता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी का चेहरा वर्चस्व के चेहरे के बेहद करीब हो जाता है। वर्चस्व निशी के एक गाल पर अपने एक हाथ से हल्के से सहलाता है। वर्चस्व के यूं करने पर निशी उसकी आंखों में देखने लगती है, साथ ही एक क्रोध भरी आवाज में बोली, मुझे नफरत है तुमसे, तुम जो कर रहे हो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। निशी की ये बात सुन वर्चस्व भी निशी की आंखों में देखते हुए रूड टोन में बोला, एंड मुझे बेहद नफरत है तुमसे, मैं चाहता भी नहीं हूँ इस नफरत में कुछ ठीक हो। ये बात बोल वर्चस्व निशी के गाल पर रखा अपना हाथ उसके कान के पीछे ले जाता है। वो वहां पर निशी की किसी नस को दबा देता है, जिससे निशी को हल्के दर्द का एहसास होता है और अगले ही पल वो बेहोश हो जाती है। उसका चेहरा जाकर वर्चस्व की चेस्ट पर रख जाता है। वर्चस्व बिना किसी भाव के निशी के बेहोश चेहरे को देखना है, फिर वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उधर अब तक प्लेन हवाओं से बातें करने लगता है। 4 घंटे बाद मुंबई। वर्चस्व का चॉपर प्लेन एक सुनसान जगह पर लैंड करता है। जैसे ही प्लेन लैंड हुआ, वहां पर 3 ब्लैक कार आकर खड़ी हो जाती हैं। मयंक प्लेन का गेट खोलता है। उसमें से वर्चस्व बेहोश निशी को अपनी बाहों में लेकर उतरता है और वो सीधे अपने कदम कार की ओर बढ़ा देता है। 3 कार में से वर्चस्व सेंटर वाली कार में निशी को लेकर बैठ जाता है। उसी कार में आगे मयंक बैठ जाता है। मयंक के बैठते ही वर्चस्व अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, विला चलो। वर्चस्व की बात सुन ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। तीनों कार एक के बाद एक बड़ी तेजी से इस जगह से निकल जाती हैं। घंटों बाद तीनों कार आकर एक बड़े विला के सामने आकर रुकती हैं। ये विला काफी बड़ा था, जो चारों तरफ से बड़े गार्डन से घिरा हुआ था। इस विला के आसपास कुछ दूरी तक कोई घर या बंगलो नहीं था। विला के चारों तरफ गार्ड लगे हुए थे। विला के मेन गेट पर रहे गार्ड ने गेट खोला। तीनों कार बारी बारी से विला के मेन गेट से अंदर चली गई। 2 कारें पीछे साइड चली गई और जिसमें वर्चस्व बैठा हुआ था वो विला के सामने खड़ी हो जाती है। कार के खड़े होते ही पहले उसमें से मयंक उतरता है, फिर वो वर्चस्व के लिए कार का गेट खोलता है। निशी अभी भी बेहोश ही थी, इसलिए वर्चस्व निशी को अपनी बाहों में लेकर कार से बाहर आता है। फिर वो विला के अंदर की ओर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। वर्चस्व विला के गेट के पास पहुंचता है। गेट बंद था, बट वर्चस्व जैसे ही वहां पर पहुंचा वो गेट ऑटोमेटिकली खुल गया। वर्चस्व निशी को लेकर विला के अंदर चला जाता है। उसके अंदर जाते ही गेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये विला अंदर से भी काफी बड़ा था और इसका इंटीरियर डिजाइन ऐसा था मानो ये कोई फॉरेन कंट्री का घर हो। वर्चस्व सीढ़ियां चढ़ते हुए दूसरे फ्लोर पर एक रूम में आया। रूम नॉर्मल रूम से काफी बड़ा था और सब फर्नीचर भी काफी लग्जरी थे। सेंटर में किंग साइज से भी बड़ा बेड था। वर्चस्व उसी बेड पर ले जाकर बेहोश निशी को लेटा देता है। उस बड़े बेड पर निशी किसी छोटी बच्ची से कम नहीं दिख रही थी। वर्चस्व निशी को देखता ही रह जाता है। वो निशी के चेहरे को बड़े गौर से देखने लगता है। निशी के बिखरे बाल उसके चेहरे पर लगे हुए थे। वो बेहोश थी, फिर भी उसके चेहरे पर परेशानी की लकीर खींची हुई थी। उसके निचले होंठ के नीचे हल्का ब्लड लगा हुआ था, जो कि वर्चस्व ने जब उसे बाइट किया था तब का घाव था, इसलिए वो अब हल्का सूख चुका था। निशी की कलाई पर गहरा लाल निशान था, जो कि वर्चस्व की तेज पकड़ की वजह से हुआ था। छीना झपटी और जबरदस्ती करने की वजह से निशी के कपड़े भी बुरी तरह अस्त व्यस्त थे। वर्चस्व यूं ही एकटक कुछ पल निशी को देखता है, फिर वो थोड़ा सा झुका। न जाने क्या सोच उसने निशी के माथे को चूम लिया, साथ ही धीरे से बोलता है, अगर 2 साल पहले तुम मुझे छोड़कर गई न होती तो आज ये सब तुम्हारे साथ नहीं होता, पर गलती तो तुमने कर दी है, इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। ये बात बोल वर्चस्व निशी से दूर हट गया। फिर अगले ही पल वो रूम से बाहर चला जाता है। जैसे ही वर्चस्व रूम से बाहर गया, वो किसी से टकरा गया, जिसे देख वर्चस्व के चेहरे के भाव डरावने हो गए। वही सामने खड़ा शख्स अपना खून कटक लेता है। एपिसोड 36 वर्चस्व ने मारा निशी को थप्पड़। ये बात बोल वर्चस्व निशी से दूर हट गया। फिर अगले ही पल वो रूम से बाहर चला जाता है। जैसे ही वर्चस्व रूम से बाहर गया, वो किसी से टकरा गया, जिसे देख वर्चस्व के चेहरे के भाव डरावने हो गए। वही सामने खड़ा शख्स अपना खून कटक लेता है। अब आगे वर्चस्व अपने सामने खड़े शख्स को घूरता है और गुस्से वाली आवाज में बोला, वंश तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पहुंचे कैसे? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व की डरावनी नजरों से डरा हुआ वंश एक झिझक के साथ बोला, वो भाई मैं आपका पीछा कर रहा था। मुझे डाउट था आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और मेरा डाउट सही भी निकला। आपने निशी को किडनैप कर लिया।
वंश की ये बात सुन वर्चस्व गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। तुम मेरा पीछा कर रहे थे। वर्चस्व ये बात बोलते हुए वंश के मुंह में मुक्का मारने को होता है, तभी वंश जल्दी जल्दी बड़बड़ाने लगता है। सॉरी भाई, प्लीज माफ कर दो, आगे से नहीं करूंगा। वर्चस्व रुक जाता है, वो वंश को मुक्का नहीं मारता है और रूड वॉइस में बोला, चलो मेरे साथ। वर्चस्व नीचे हॉल में जाता है, उसकी बात मान वंश भी उसके पीछे जाता है। हॉल में पहुंच वर्चस्व ने वही अपनी एकदू वॉइस में वंश से कहा, अब जब तुमने सब जासूसी कर ही ली है तो किसी के सामने अपना मुंह मत खोलना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए निशी मेरे साथ है, समझे तुम। लास्ट की बात वर्चस्व चिल्ला कर बोलता है। वंश सहम जाता है और जल्दी से बोला, ओके भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा बट उद्धरण चिन्ह। आगे वंश थोड़े कंफ्यूजन भरे भाव से बोला, बट भाई आपने निशी को किडनैप क्यों किया है? ये तो आप उसके साथ गलत कर रहे, वो आपकी वाइफ है, आप उसके साथ अच्छे से भी रह सकते हैं। वंश की इन बातों को सुन वर्चस्व फिर से गुस्सा हो जाता है। वो रूडली बोला, तुम बस अपना मुंह बंद रखो, मुझे अच्छे से पता है मुझे उसके साथ कैसे रहना है। अब तुम जाओ यहाँ से और दोबारा अपना चेहरा यहाँ मत दिखाना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वर्चस्व फिर गुस्सा हो गया, वंश का मुंह बन जाता है। उसे ऐसा लगता है वर्चस्व से कुछ कहने से अच्छा है वो दीवार में अपना सिर पीट ले, ज्यादा बेटर होगा। वंश यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते जाते वो खुद में बुदबुदाता जाता है, ये भाई मुझे कभी समझ में नहीं आते हैं। अरे अपनी ही वाइफ को कौन किडनैप करता है? ये तो वही बात हो गई, अपने ही माल के साथ गैरों सा बिहेव करो। मेरी बेबी, मैं तो उससे मिल भी नहीं पाया अभी एक बार भी से अच्छे से। शाम का समय, निशी रूम में चिल्ला रही थी, वर्चस्व छोड़ दो मुझे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे जाने दो, नफरत करती हूँ मैं तुमसे, आई हेट यू। तभी वर्चस्व ने एक जोर का थप्पड़ निशी के गाल पर मार दिया। नहीं, उद्धरण चिन्ह। दोपहर से बेहोश निशी नहीं चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाती है। उसको पसीना आया हुआ था, वो इधर उधर देखती है, उसके आसपास कोई नहीं था। निशी को एहसास हुआ वो सपना देख रही थी। निशी अपना पसीना पोंछती है, गहरी सांस ले खुद को शांत करती है। तभी उसे रियलाइज हुआ कि वो किसी अनजान रूम में है। निशी चारों तरफ देखती है, वो बेड से उठ खड़ी हो जाती है। वो सोचने लगती है ये वो कौन सी जगह पर आ गई है। थोड़ा दिमाग पर जोर डालने पर निशी को याद आता है कि वर्चस्व उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था, मतलब ये वही जगह है जहां वर्चस्व उसे लेकर आया है। निशी अब पूरी तरह सेंस में आ चुकी थी, वो समझ चुकी थी वो इस जगह पर क्यों और कैसे है। सब कुछ जान समझकर निशी की आंखें नम हो जाती हैं, ये सोचकर कि वो वर्चस्व से दूर जाना चाहती थी, उसके सामने कभी नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब वो वर्चस्व के पास उसी की कैद में है। अगले ही पल निशी की नम आंखों से बड़े बड़े आंसू बह चलते हैं। वो जोरों से रोने लगती है, वो फर्श पर बैठ जाती है, उसके रोने की सिसकी की आवाज पूरे रूम में गूंज उठती है। पर अचानक ही रोती हुई निशी के चेहरे के भाव सख्त हो जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछ लेती है और खुद में बोली, नो निशी, रोने से कुछ नहीं होगा। तुझे वर्चस्व के साथ नहीं रहना है तो वो जबरदस्ती नहीं कर सकता, और अगर तुझे यहाँ से निकलना है तो खुद कुछ करना होगा। हाँ, मैं यहाँ से भाग जाऊंगी, वो मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकता, मुझे यहाँ जबरदस्ती नहीं रख सकता। निशी ने रोना छोड़ दिया, वो उठकर खड़ी होती है, इधर उधर देखती है, उसकी नज़र रूम के गेट पर पड़ती है। वो अपने कदम उस ओर बढ़ा देती है। गेट खुला हुआ था। निशी रूम के बाहर चली जाती है, फिर वो सीढ़ियों से होते हुए पहुंच जाती नीचे हॉल में। वो चारों तरफ देखती है, उसे कोई नजर नहीं आता है। निशी सब कुछ इग्नोर कर अपने कदम बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ा देती है। निशी को लगता है वो तो यहाँ से बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएगी, पर वो जब गेट के पास पहुंची गेट लॉक था। निशी हताश सी हो जाती है, तभी पीछे से आवाज आई, कर ली यहाँ से भागने की कोशिश। उद्धरण चिन्ह। ये आवाज सुन निशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखती है, सामने वर्चस्व खड़ा था। उसके चेहरे के भाव सख्त थे, जिसे देख साफ पता चल रहा था कि वो गुस्से में है। वर्चस्व को यूं देख निशी को डर लगता है, पर वो अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं दिखाती है, बल्कि वो वर्चस्व की बात का जवाब देती है, हाँ कर ली कोशिश मैंने यहाँ से भागने की, और मैं यहाँ से भाग भी जाऊंगी। निशी का ये जवाब सुन वर्चस्व की आंखें छोटी हो जाती हैं। वो अपने कदम निशी की ओर बढ़ा देता है। जब निशी ने देखा वर्चस्व उसकी ओर आ रहा है तो वो अपना थून कटक लेती है। वो नर्वस हो जाती है, लेकिन फिर वही वो अपना डर वर्चस्व को नहीं दिखाती है। वो ऐसे खड़ी रहती है जैसे उसे वर्चस्व से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। और जैसे ही वर्चस्व निशी के पास आया, निशी उसे इग्नोर कर यहाँ से जाने लगती है, पर वो अपना एक कदम भी उठाती उससे पहले ही वर्चस्व उसका हाथ पकड़ लेता है।
उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसे वही डोर पर पिन कर देता है, फिर खुद उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है। निशी डोर से चिपकी हुई खड़ी थी, वहीं उसके सामने वर्चस्व खड़ा था। उसके दोनों हाथ निशी के सिर के आजू बाजू रखे हुए थे। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी वर्चस्व को घूरने लगती है, वही वर्चस्व भी निशी को घूर रहा था। साथ ही दांत भींचते हुए बोला, बहुत मुंह चलाने लगी हो। निशी भी गुस्से में थी, उसने भी बराबरी का वर्चस्व की बात का जवाब दिया। हाँ, मुंह चलाऊंगी और ये घूरना बंद करो, डरती नहीं हूं मैं तुमसे। निशी की ये बात सुन वर्चस्व अपनी भान आपस में सिकोड़ते हुए बोला, अच्छा नहीं डरती हो तुम मुझसे, तो चलो फिर मैं तुम्हें डरना सिखाता हूँ। वर्चस्व की ये बात सुन निशी के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए। वही वर्चस्व स्मर्क कर देता है, फिर वो अचानक ही निशी को अपनी गोद में उठा लेता है। निशी हैरान हो जाती है, साथ ही उसे समझ आ जाता है अब वर्चस्व फिर से कुछ करेगा, इसलिए निशी के चेहरे पर हल्के परेशानी के भाव आ जाते हैं। वो वर्चस्व से छूटने की भी कोशिश करती है। छोड़ो मुझे। वर्चस्व हमेशा की तरह निशी की सब बातों को नजरअंदाज कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। वर्चस्व निशी को गोद में लिए हुए विला के बाहर आता है। वो गार्डन एरिया में पहुंचता है। गार्डन बहुत बड़ा था, चारों तरफ पेड़ पौधे और बीच में एक बड़ा सा और नॉर्मल पूल की तुलना में थोड़ा ज्यादा गहरा स्विमिंग पूल था, जो कि पूरा पानी से भरा हुआ था। वर्चस्व निशी को उसी पूल के पास लेकर जाता है। वो निशी को अपनी गोद में लेकर पूल के बहुत नजदीक खड़ा होता है। वहीं निशी ने जब बड़ा पूल और उसमें भरा पानी देखा तो वो अपना थूम गटक लेती है। वो जल्दी से उधर साइड से अपना चेहरा फेर लेती है और वर्चस्व की चेस्ट में अपना चेहरा छुपा लेती है। साथ ही वो वर्चस्व की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लेती है। निशी ऐसा बिहेव इसलिए करती है क्योंकि उसे ऐसे ज्यादा पानी से डर लगता है। वहीं वर्चस्व के चेहरे पर शातिर भाव था, मानो जैसे वो जानता हो निशी ज्यादा पानी से डरती है। वर्चस्व चेहरे पर शातिर भाव किए हुए अपनी गोद से निशी को छोड़ने लगता है। जब निशी को महसूस हुआ वर्चस्व क्या कर रहा है, वो डर भरे भाव से झट से वर्चस्व के चेहरे की तरफ देखती है और चिल्लाती है, उद्धरण चिन्ह .n नो। निशी के बाकी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए। उससे पहले ही वर्चस्व निशी को पूल में फेंक देता है। निशी छपाक से जाकर पूल के बीचों बीच जाकर गिरती है। निशी के गिरते ही पूल का पानी एक बड़े उछाल के साथ चारों तरफ उछल पड़ता है, जिसके पानी के कुछ छींटे वर्चस्व के ऊपर भी पड़ जाते हैं, जिसे वो एक पल में अपने हाथ से पोंछ देता है और अब वर्चस्व के चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं। वहीं पूल में गिरी निशी कुछ पल तो ऊपर ही नहीं आती है, ऐसा लगता है मानो वो एक बार में ही डूब गई है। लेकिन थोड़ी देर बाद निशी एक तेज उछाल के साथ पानी के ऊपर आ जाती है, पर वो बहुत छटपटाता रही थी, जल्दी जल्दी अपने हाथ पैर बहुत चला रही थी, पानी से ऊपर आने की कोशिश कर रही थी, गहरी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। और निशी ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था और पूल में पानी इतना ज्यादा था कि वो निशी के नाक तक था पूरा, जिसकी वजह से न निशी के पैर नीचे अच्छे से टिके हुए थे, न ही वो अच्छे से सांस ले पा रही थी। निशी जैसे पानी में छटपटा रही थी, वो देख कोई भी समझ सकता है कि उसे तैयार नहीं आता है। ये वर्चस्व भी देखता है और समझता भी है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बस चुपचाप खड़े पानी में निशी को तड़पे हुए देखता रहता है। वहीं निशी की हालत बुरी होने लगती है, शायद इतनी बुरी कि वर्चस्व ने ही उसे पानी में फेंका था और वो वर्चस्व से ही हेल्प मांगने लगती है। निशी अटकती हुई आवाज में वर्चस्व को आवाज लगाती है, वर्चस्व मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज, मुझे घुटन हो रही है, मुझे तैरना नहीं आता है प्लीज। उद्धरण चिन्ह। निशी वर्चस्व से अपनी जान बचाने की हेल्प मांग रही थी, मगर वर्चस्व वो पहले जैसे ही खड़ा था, मानो उसका निशी का बचाने का कोई इरादा न हो। वर्चस्व को भले कोई फर्क न पड़ा हो, लेकिन वहां पर खड़े गार्ड को जरूर निशी के लिए फिक्र हो जाती है। वो तो निशी को बचाने के लिए पूल में कूदने भी आ जाता है, बट वर्चस्व उसे आंख दिखा देता है। अब वर्चस्व मालिक था, गार्ड को उसकी बात माननी पड़ती है। वो यहाँ से चला जाता है। करीब 15 मिनट तक निशी पूल में छटपटाती रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे वो शांत सी पड़ने लगती है। कुछ पल बाद वो एकदम शांत सी हो जाती है, जरा सी हिलती तक नहीं है और उसका सिर पानी के अंदर पूरा डूबने लगता है। एपिसोड 37 तुम्हारे साथ सब कुछ करने का हक है मेरा। करीब 15 मिनट तक निशी पूल में छटपटाती रहती है, लेकिन अब धीरे धीरे वो शांत सी पड़ने लगती है। कुछ पल बाद वो एकदम शांत सी हो जाती है, जरा सी हिलती तक नहीं है और उसका सिर पानी के अंदर पूरा डूबने लगता है। अब आगे निशी पूल में डूबने लगती है, तभी जब से चुपचाप खड़ा वर्चस्व पूल में छलांग लगा देता है और अगले ही पल वो तैरकर निशी के पास पहुंच जाता है। वर्चस्व पूल में डूबती हुई निशी का हाथ पकड़ उसे ऊपर खींच लेता है।
पानी से ऊपर आते ही निशी जोर जोर की सांस लेती है, साथ ही वो खांसने लगती है क्योंकि उसकी नाक में पानी भर गया था। निशी अभी भी खुद को संभाल नहीं पाती है, पानी में उसके पैर इधर उधर डगमगा रहे थे, वो गिरने लगी है। तभी वर्चस्व निशी को उसकी कमर से उठा लेता है। निशी भी खुद के होश में नहीं थी, इसलिए जरा सा सहारा पाकर वो भी वर्चस्व को जोरों से हक कर लेती है और वर्चस्व के वेस्ट पर अपने पैरों को लपेट लेती है। निशी के ऐसा करने पर वर्चस्व भी उसे संभाल लेता है। निशी अभी भी खांस रही थी, इसलिए वर्चस्व हल्के हाथ से उसके बेक पर सहलाता है, साथ ही धीमी आवाज में बोला, जस्ट रिलैक्स, जल्दी जल्दी सांस मत लो। निशी वर्चस्व की ये बात मान लेती है। वो जल्दी जल्दी सांस लेना बंद कर देती है, जिसकी वजह उसकी खांसी तो रुक जाती है, मगर उसकी हालत किसी अधमरे इंसान जैसे थी, तो वो बेहोश हो जाती है। वर्चस्व को जब एहसास होता है कि निशी बेहोश हो चुकी है तो वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, बस निशी जैसे उसके ऊपर लिपटी हुई थी वो वैसे ही निशी को लिए हुए पूल से बाहर आता है और विला के अंदर चला जाता है। वर्चस्व निशी को लिए हुए उसी रूम में आता है जहां निशी पहले थी। रूम में वर्चस्व निशी को बेड पर लेटा देता है, फिर एक टॉवल ला वो निशी के चेहरे का पानी पोंछता है। ऐसा करते हुए वर्चस्व की नज़र बस निशी के चेहरे पर टिकी हुई थी। पानी में काफ़ी देर रहने की वजह से निशी का चेहरा हल्का फूल गया था। उसका चेहरा इस वक्त किसी बेबी की तरह लग रहा था। वर्चस्व अपना हाथ हल्के से निशी के गाल पर रखता है, वो अपने अंगूठे से हल्के से उसके गाल को सहलाता है, फिर निशी को यूं ही छोड़ खुद वॉशरूम में चला जाता है। रात का समय, निशी ब्लैंकेट ओढ़े बेड पर लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अभी भी बेहोश ही थी, लेकिन कुछ पल बाद निशी अपनी आंखों को झपकाने लगती है, उसे होश आने लगता है। और जब निशी होश में आए उसके चेहरे पर परेशानी थी, क्योंकि वो बंद आंखों में फील कर रही थी कि वो पानी में है और डूब रही है। पर जब निशी ने अपनी आंखों को खोला और खुद को बेड पर पाया तो उसे एहसास हुआ वो अब पानी में नहीं है बल्कि रूम में है। निशी बेड पर उठकर बैठती है, वो अपनी आंखों की पलकों को टपर टपर झपकाते हुए रूम में चारों तरफ देखती है। तभी वॉशरूम का डोर खुलता है, निशी की नज़र उधर जाती है। वॉशरूम से वर्चस्व बाहर आता है, वो नहाकर आया हुआ था, वो शर्टलेस था, नीचे उसने लोवर पहना हुआ था, उसके बाल गीले थे इसलिए वो टोबेल से अपने बालों को पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर निकलता है। वर्चस्व की नज़र अभी निशी पर नहीं गई थी, वो अपने बालों को पोंछने में बिजी था, लेकिन निशी की नज़र वर्चस्व पर चली गई थी और ठहर भी गई थी। टॉल, हैंडसम, परफेक्ट बॉडी वाला वर्चस्व, एक अलग ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी उसकी, ऊपर से वो अभी नहाकर आया था, उसकी बॉडी अलग ही साइन कर रही थी। निशी ने वर्चस्व को ऐसे पहली बार नहीं देखा है, पर पहले उसने वर्चस्व को व्हीलचेयर पर बैठे हुए देखा था और आज वर्चस्व अपने पैरों पर खड़ा था। हॉट तो वो तब भी था लेकिन अब सुपर हॉट हो गया है। तभी तो निशी उसे देखती ही रह गई। उसने तो वर्चस्व को ऊपर से नीचे तक न जाने कई बार चेक भी कर लिया था और वो वही काम अभी भी कर रही थी, लेकिन तभी वर्चस्व की नज़र उस पर पड़ जाती है। निशी को खुद को ताड़ाते देख वर्चस्व स्मर्क कर बोला, छूना चाहती हो तो छू लो मुझे, बट ऐसे घूर घूर कर नज़र मत लगाओ। वर्चस्व के बोलने से अचानक निशी सेंस में आ जाती है, वो अपनी नज़रें वर्चस्व से हटा लेती है और अपना सिर झुकाकर खुद को देखते हुए बैठ जाती है। पर निशी ने जब खुद को देखा तो उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए। वो जोर से बोली, मेरे कपड़े कहाँ गए? उद्धरण चिन्ह। निशी ने कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो बस बाथरोब में थी, जो कि उसके घुटनों तक था। खुद को अपने कपड़ों में न देखकर बाथरोब में देख ही निशी हैरान हो जाती है। निशी ने एक बार फिर हैरानी से कहा, मेरे कपड़े कहाँ गए? मैं ये बाथरोब में कैसे? किसने किए मेरे कपड़े चेंज? उद्धरण चिन्ह। निशी हैरान थी, वही निशी को यूं हैरान देख वर्चस्व के चेहरे शातिर भाव आ जाते हैं। वो यूं ही निशी से बोला, बीबी इतना हैरान मत हो, मैंने किए हैं तुम्हारे कपड़े चेंज। वर्चस्व की ये बात सुन अब निशी हैरानी से वर्चस्व की तरफ देखती है और बोली, तुमने किए हैं मेरे कपड़े चेंज? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व अपनी एक आईब्रो ऊंची करते हुए बोला, यस, तुम पूरी भीगी हुई थी, बीमार पड़ जाती तो और मेरी प्यारी बीबी बीमार हो जाए ये मैं होने नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिए। इन शो मैंने बस तुम्हारे कपड़े चेंज किए हैं, कुछ देखा नहीं है। बट निशी ने सवाल किया, बट वॉट? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व आगे बड़ी बेशर्मी से बोला, बट तुम्हारे इन थाई पर रहा वो मोल, उफ सो सेक्सी, में उसे छुए बिना रह नहीं पाया। निशी के कानों में जैसे ही वर्चस्व की ये बात गई, निशी धकसी रह गई, जैसे उसे सदमा लग गया हो। उसने बाथरोब के ऊपर से खुद को छू कर देखा, उसे महसूस हुआ जैसे उसने बाथरोब के अंदर कुछ नहीं पहना है। वो और हैरान सी हो गई। वो एक बार खुद को देखती तो एक बार वर्चस्व को। निशी को ऐसा बिहेव करता देख वर्चस्व अपनी दोनों आईब्रो उचका देता है और जाकर वार्डरोब से अपनी शर्ट निकाल पहनने लगता है।
वर्चस्व शर्ट पहन जैसे ही पीछे मुड़ा, तैसे ही एक जोरदार थप्पड़ आकर उसके गाल पर पड़ा और ये थप्पड़ वर्चस्व को निशी ने मारा था। अचानक पड़े थप्पड़ से वर्चस्व हैरान रह गया। वही निशी वर्चस्व को गुस्से से देख रही थी। वो इस वक्त किसी शेरनी से कम नहीं लग रही थी। वर्चस्व को थप्पड़ मार निशी गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी मर्जी के मुझे छूने की? उद्धरण चिन्ह। निशी तो थी ही गुस्सा, और थप्पड़ खाकर वर्चस्व के चेहरे के भाव भी डरावने हो जाते हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो निशी को ऐसे देखता है मानो अभी खा जाएगा उसे। दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। अचानक वर्चस्व निशी का वो हाथ पकड़ लेता है जिससे अभी निशी ने उसे थप्पड़ मारा था, और वो निशी के उस हाथ को जोर से मरोड़कर उसके बेक पर कर देता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी को अपने हाथ पर जोर का दर्द होता है, लेकिन वो उफ तक नहीं करती है, न उसके चेहरे के भाव बदलते हैं। वो बस गुस्से से वर्चस्व को देख रही थी। वही वर्चस्व वो निशी का हाथ मरोड़ उसे खुद के करीब करता है, फिर उसके चेहरे को घूरते हुए दांत भींचते हुए बोला, बीवी हो तुम मेरी, तुम्हें देखने का, तुम्हें छूने का, तुम्हारे साथ सब कुछ करने का हक है मेरा। अपने कान खोल ध्यान से सुन लो, अब अगर मुझे दोबारा थप्पड़ मारा न तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे। आखिर की बात वर्चस्व ने काफी ने डरावनी आवाज में कही, और वो झटके से निशी का हाथ छोड़ देता है। निशी ने अपने दर्द को अपने चेहरे पर भले न लाया हो, लेकिन उसकी आंखों में वो दर्द जरूर छलक उठता है। उसकी आंखों में आंसू की एक परत उभर आती है, हालांकि उसके चेहरे का गुस्सा अभी भी नहीं गया था। वही वर्चस्व निशी को छोड़ने के बावजूद भी निशी को गुस्से से देख रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र निशी की आंखों पर पड़ी जिनमें आंसू थे, उन्हें देख न जाने क्यों वर्चस्व अपनी आंखें भींच लेता है, और अगले ही पल वो निशी का हाथ पकड़ उसे फिर से अपने करीब लेता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में भर बोला, प्यार से रहोगी तो प्यार से रखूंगा, और अगर मेरे सिर पर चढ़ोगी तो तुम्हारी लाइफ हेल बना दूंगा। ये बात वर्चस्व ने नॉर्मल टोन में कही, लेकिन निशी ने उसकी इस बात का जवाब बड़े गुरूर से दिया। प्यार से मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, और अगर मेरी मर्जी के बिना तुमने मुझे छुआ तो मैं भी तुम्हारी लाइफ हेल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। निशी का जवाब सुन वर्चस्व अपने दांत भींच लेता है और बोला, जहर लगती हो तुम जब ऐसे जवाब देती हो। इस जहर से दूर रहो वरना मर जाओगे एक दिन। ये बात निशी ने वर्चस्व को धक्का दे उससे दूर होते हुए एक अलग ही रौबदार आवाज में कही। वर्चस्व तो निशी का रौब देख एक पल के लिए हैरान ही रह गया। फिर वो निशी के करीब गया और अपनी एक आईब्रो ऊंची कर बोला, जहर मुझे बहुत पसंद है। ये बात बोल वर्चस्व निशी की कमर पर अपना हाथ रख उसे खुद के बेहद करीब कर लेता है। फिर अचानक ही निशी के होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। हमेशा की तरह वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी हैरान हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वो वर्चस्व से दूर जाने लगती है। तभी डोर पर नॉक नॉक की आवाज आई। नॉक नॉक की आवाज सुन वर्चस्व हल्का बाइट करते हुए निशी के होंठों को छोड़ देता है, साथ ही निशी को भी छोड़ देता है। वर्चस्व के छोड़ते ही निशी आकर बेड पर ब्लैंकेट से खुद को ढक कर बैठ जाती है। वही वर्चस्व डोर खोलने जाता है। वर्चस्व ने डोर खोला तो देखा एक सर्वेंट खाना लेकर आया था। वो उसको खाना रूम में रखने को कह देता है। सर्वेंट रूम में खाना रख चला जाता है। सर्वेंट के जाते ही वर्चस्व डोर लगाकर वापस रूम में आ जाता है। फिर वो खाने की प्लेट उठाता है और निशी के पास पहुंच जाता है। वर्चस्व निशी से बिना कुछ बोले खाने का एक निवाला बनाता है और उसके मुंह के पास ले जाता है। गुस्से में बैठी हुई निशी वर्चस्व का हाथ झटक देती है, साथ ही बोली, मुझे नहीं खाना और तुम्हारे हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं। निशी की ये बात सुन वर्चस्व निशी को घूरता है और रूड टोन में बोला, योजक चिन्ह। निशी, मुझे तुम्हारे साथ फिर से कोई जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो। चुपचाप खाना खा लो, वरना मैं अपने तरीके पर आया तो रोने के सिवा कुछ नहीं कर पाऊंगी। वर्चस्व ने निशी पर गुस्सा किया और एक बार फिर खाने का निवाला निशी के मुंह के पास लेकर गया। निशी इस बार भी वर्चस्व का हाथ झटक देती है। निशी की इस हरकत पर वर्चस्व आंखें चढ़ा निशी को देखता है और अपने माथे पर अपनी उंगली फेरता है। फिर अचानक ही वो निशी के बालों में अपना हाथ फंसाता है। उसके चेहरे को खुद के चेहरे के करीब कर नाक फूला बोला, बहुत जिद्दी हो गई हो न तुम, लेकिन तुम्हारी ये जिद मैं कम करके रहूंगा। वर्चस्व ने ये बात कही और जबरदस्ती निशी के मुंह में खाने का निवाला डाल दिया। वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार। निशी का मुंह पूरा खाने से भर जाता है, जिसकी वजह से उसे खाना चबाना फिर पड़ता है और खांसी भी आ जाती है। निशी वर्चस्व को घूरने लगती है। वर्चस्व स्मर्क कर देता है और बोला, अब चुपचाप खा लो, अदरवाइज यू हैव ऑलरेडी सीन माई मेथड। ये बात बोल वर्चस्व एक बार और निशी के मुंह में जबरदस्ती खाने का निवाला डाल देता है। निशी उसको बस घूरते हुए खाना खाने लगती है। निशी को खाना खिलाने के बाद वर्चस्व रूम से चला जाता है। रात 12 बजे वर्चस्व रूम में आता है
उसकी नज़र निशी पर पड़ी जो कि ब्लैंकेट में खुद को पूरी तरह कवर करके सो चुकी थी। वर्चस्व सोती हुई निशी को देखता रहता है और उसको ही देखते हुए वो अपनी शर्ट की बटन खोलने लगता है। एपिसोड 39 डोंट रीड। वर्चस्व रूम में आता है। उसकी नज़र निशी पर पड़ी जो कि ब्लैंकेट में खुद को पूरी तरह कवर करके सो चुकी थी। वर्चस्व सोती हुई निशी को देखता रहता है और उसको ही देखते हुए वो अपनी शर्ट की बटन खोलने लगता है। अब आगे वर्चस्व सोती हुई निशी को देखते हुए अपनी शर्ट की बटन खोलने लगता है। अगले ही पल वो अपनी शर्ट उतार देता है और पहुंच जाता है बेड पर। बेड पर आ वर्चस्व ब्लैंकेट से कवर निशी के ऊपर से ब्लैंकेट हटा देता है। वो एक नज़र ऊपर से नीचे तक निशी को चेक करता है। बेबी पिंक कलर के बाथरोब में निशी काफ़ी क्यूट लग रही थी। निशी को यूं देख वर्चस्व स्मर्क कर देता है, फिर वो निशी के ऊपर लेट जाता है। निशी के ऊपर लेट वर्चस्व निशी के चेहरे को निहारने लगता है। निशी के चेहरे पर कुछ जुल्फें बिखरी हुई थी। वर्चस्व उन जुल्फों को अपने हाथ से निशी के कान के पीछे टक कर देता है। अब वर्चस्व अपने हाथ से निशी के पूरे चेहरे को छूने लगता है, मतलब वो उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरता है, उसके माथे पर, गाल पर, नोज पर, लिप पर। जब वर्चस्व ने अपनी उंगली निशी के लिप रखी तो वो वहीं पर रुक गया। वो अपनी उंगली से निशी के सॉफ्ट होंठों को फील करने लगा। कुछ पल ऐसा ही करने के बाद वो निशी के चेहरे की तरफ झुका और उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसके होंठों को किस करने लगता है। ये किस सॉफ्ट सी थी, इसलिए तो सोती हुई निशी को एहसास ही नहीं हुआ कि वर्चस्व उसे किस कर रहा है। वो बस नींद में हल्का सा कसमसती है। पर वर्चस्व की सॉफ्ट किस वाइल्ड होते देर नहीं लगती है। धीरे धीरे वो वाइल्डली निशी के होंठों को किस करने लगता है, सख्त करने लगता है और जब वो बाइट करता है तब एक दर्द के साथ निशी की नींद खुल जाती है। निशी ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने होंठों पर वर्चस्व के होंठ उलझे हुए पाए। ये देख एक पल ये निशी हैरान हो जाती है, लेकिन अगले ही पल उसका खून खोल उठता है। उसके चेहरे पर गुस्से भरे भाव आ जाते हैं। वो वर्चस्व के शोल्डर पर अपने दोनों हाथ रखती है और काफी जोर लगा वर्चस्व को खुद से दूर करने के लिए धक्का देती है। निशी के धक्का देने पर वर्चस्व निशी के ऊपर से तो नहीं उठा, लेकिन हाँ उन दोनों के होंठ जरूर एक दूसरे से अलग हो गए थे। वर्चस्व के होंठ से अपने होंठ अलग होते ही निशी गुस्से से बोली, तुमने मुझे फिर से छुआ। अब निशी ने गुस्सा दिखाया तो वर्चस्व भी कहाँ पीछे रहना वाला था। वो फिर से अपना चेहरा निशी के चेहरे के करीब करता है और उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, तो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? नेवर, मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें छूंगा भी। तुम पर मेरा हक है। लास्ट की बात वर्चस्व ने एक जुनून भरी आवाज में कहा और अगले ही पल वो निशी के होंठों पर अपने होंठ रख एक बार फिर उसे किस करने लगता है, मगर इस बार पूरे पेशन के साथ, जो कि निशी के पूरे बदन में एक सनसनी सी दौड़ा देता है। एक पल के लिए निशी पूरी फ्रीज सी हो जाती है, पर वो जब सेंस में आई तो उसने वर्चस्व को खुद से दूर करना चाहा लेकिन कर नहीं पाए। वहीं उसकी वर्चस्व को खुद से दूर करने की कोशिश वर्चस्व को और वाइल्ड करती जाती है। वर्चस्व निशी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से कसकर पकड़ उसके सिर के ऊपर बेड पर पिन कर देता है और एक हाथ से वो निशी के चेहरे को पकड़ लेता है। फिर निशी के होंठों को तेज सक और बाइट के साथ किस करने लगता है। वर्चस्व की इस वाइल्डनेस से निशी को अपने होंठों पर दर्द होने लगता है। वो वर्चस्व के नीचे दबी हुई इधर उधर छटपटाती हुई पूरी कोशिश कर रही थी कि वो वर्चस्व को खुद से दूर कर दे, पर निशी के लाख कोशिश के बाद भी वर्चस्व उसे छोड़ नहीं रहा था। वर्चस्व ने उसे नहीं छोड़ा तो निशी भी उसे किस करने लगी, प्यार से नहीं गुस्से से। वो बस वर्चस्व के होंठों को बाइट कर रही थी, वो भी अच्छी तेज से। निशी वर्चस्व को खुद से दूर नहीं कर पाई तो वो इस तरह उससे लड़ने लगी। निशी ने इतना तेज वर्चस्व के होंठ पर बाइट किया कि एक पल में ही वर्चस्व के निचले होंठ से ब्लड निकलने लगता है और अब वर्चस्व को अपने होंठ पर पेन फील होता है। वर्चस्व गुस्से से निशी को घूरता है और जो पेन उससे फील हुआ उसने वही पेन निशी को भी दिया। उसने भी तेज बाइट निशी के होंठों पर किया और वर्चस्व ने इतना तेज बाइट किया कि निशी चिल्ला उठती है। दोनों ने ये लड़ाई न जाने रात कितने बजे तक लड़ी। अगले दिन वर्चस्व अपना बिजनेस सूट पहन रेडी हो रहा था, वहीं निशी वो वॉशरूम से बाहर निकलती है। वो नहाकर आई हुई थी और अब उसने बाथरोब की जगह अपने कपड़े पहने हुए थे, जो कि कल तो गीले थे लेकिन आज सूख चुके थे। निशी नहाकर आई थी, उसके बाल गीले थे, वो उन्हें ही टॉवल से पोंछ रही थी। वर्चस्व उसके पास आया, वो निशी से कुछ कहने को होता है तभी डोर पर एक आदमी ने दस्तक दी जो कि गार्ड था और उसने बड़ी जल्दी में वर्चस्व से कहा, सर कोई आदमी जबरदस्ती विला में घुस आया है। गार्ड की ये बात सुन वर्चस्व के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए और अगले ही वो पल रूम से बाहर चला गया। वर्चस्व सीढ़ियों पर पहुंचता है, तभी उसकी नज़र होल पर खड़े आदमी पर पड़ी तो उसकी आंखें डाक हो गई। वहीं वो आदमी भी वर्चस्व की तरफ ही देख रहा था, लेकिन उसकी नज़र वर्चस्व पर नहीं थी। उसकी नज़र वर्चस्व के पीछे रही निशी पर थी, जो कि वर्चस्व के पीछे पीछे ही आ रही थी।
जब निशी वर्चस्व के बराबर में आई तो उसकी नज़र भी हॉल में खड़े आदमी पर पड़ी, जिसे देख निशी के तो चेहरे पर चमक आ गई और वो अपने कदम बड़ी तेजी से उस आदमी की ओर बढ़ा देती है, पर तभी वर्चस्व उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन निशी तो उस आदमी को देख इतनी उतावली हो चुकी थी कि वो वर्चस्व के हाथ से अपना हाथ तेजी से छुड़ा देती है और फिर अब दौड़ते हुए उस आदमी की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। जब निशी उस आदमी के पास पहुंच जाती है, बिना एक पल रुके वो उस आदमी के कसकर गले लग जाती है। वहीं वो आदमी भी कसकर निशी को अपनी बाहों में भर लेता है, साथ ही बोला, प्रिंसेस तुम ठीक तो हो? उद्धरण चिन्ह। निशी बोली, हाँ दक्ष। यहाँ दक्ष और निशी मिल रहे थे। वहीं सीढ़ियों पर खड़ा वर्चस्व अब गुस्से से एकदम आग बाबूला हो चुका था। वो हॉल में आता है और अगले ही पल वो दक्ष निशी के पास पहुंच जाता है। दक्ष निशी के पास पहुंचते ही वर्चस्व एक झटके में निशी को दक्ष से अलग कर देता है। निशी और दक्ष दोनों हैरान हो जाते हैं। वहीं वर्चस्व शेर जैसी आवाज में दक्ष से बोला, तुम? उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व ने बोलना शुरू ही किया था कि दक्ष उसकी बात काट अकड़ के साथ बोला, हाँ मैं, और मैं यहाँ अपनी वाइफ को लेने आया हूँ, मेरी प्रिंसेस को, जिसे तुमने किडनैप कर लिया है। ये बात बोल दक्ष निशी की कमर में हाथ डाल फिर से उसे अपने करीब कर लेता है। दक्ष ने निशी को वाइफ कहा तो निशी भी उसका साथ देने लगती है। हाँ हवी, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये बात बोल निशी दक्ष को हक कर लेती है। दोनों ने वर्चस्व से बचने के लिए अपने हस्बैंड वाइफ का ड्रामा शुरू कर दिया था। वहीं इनका ये ड्रामा देख पहले तो वर्चस्व गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर शातिर भाव आ गया। उसने दक्ष से चिपकी हुई निशी का हाथ पकड़ा और झटके से उसे अपनी ओर खींचा। निशी जाकर वर्चस्व के सीने से लग जाती है तो वर्चस्व उसे अपनी बाहों में भर लेता है। फिर वो निशी के चेहरे को अपने हाथों में भरता है और उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। वर्चस्व के ऐसा करने पर निशी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, वहीं दक्ष की आंखें भी हैरानी से फैल जाती हैं। लेकिन वर्चस्व बिना किसी शर्म के दक्ष के सामने निशी को किस करता रहता है। वर्चस्व ने भले कोई शर्म नहीं दिखाए, लेकिन दक्ष जरूर वर्चस्व की ये बेशर्मी देख अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लेता है। वहीं निशी वो तो बस जाल में फंसी चिड़िया की तरह थी। एक डीप किस के बाद वर्चस्व निशी को छोड़ देता है और अब वो अपनी एक आईब्रो ऊंची कर दक्ष से बोला, अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा, ये किसकी वाइफ है। आगे वर्चस्व निशी से बोला, और तुम्हें भी समझ आ गया होगा तुम्हारा हवी कौन है। सो तुम अब अपना ये ड्रामा बंद कर दो। वर्चस्व के मुंह से ड्रामा सुन दक्ष और निशी दोनों को हैरानी हुई, पर अब दोनों ही समझ चुके थे कि वर्चस्व को सच पता है। इसलिए दक्ष बोला, बेशक वो तुम्हारी वाइफ है, पर तुम उसे जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। दक्ष की इस बात पर वर्चस्व कुछ बोलने को होता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है और चिल्लाता, गार्ड्स। उद्धरण चिन्ह। वर्चस्व के एक वर्ड पर ही विला के सारे गार्ड एक साथ हॉल में आ जाते हैं। गार्ड्स के आते ही वर्चस्व ने उनसे गुस्से से ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, इस आदमी को अभी के अभी यहाँ से ले जाओ और इसकी ऐसी हालत करो कि ये दूसरों की क्या खुद की वाइफ को वाइफ बोलने लायक न बचे। वर्चस्व ने गार्ड को ऑर्डर दिया तो सारे गार्ड दक्ष को घेर लेते हैं। गार्ड के घेर लेने से दक्ष के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आती है। वो अभी भी अकड़कर वर्चस्व से बोला, मिस्टर नोगामी, मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डरता नहीं हूँ। मैं यहाँ से अपनी प्रिंसेस को लेकर जाऊंगा। अब वर्चस्व या उसके गार्ड से दक्ष भले नहीं डरा था, लेकिन निशी डर जाती है। उसे दक्ष के लिए डर लगने लगता है कि कहीं वर्चस्व दक्ष को न कुछ कर दे। निशी का डरना लाजमी भी था, क्योंकि वर्चस्व कब क्या कर दे कुछ भरोसा नहीं है। निशी ने परेशानी भरे भाव से वर्चस्व से कहा, वर्चस्व तुम मुझसे नफरत करते हो न तो करो, पर प्लीज दक्ष को छोड़ दो। पता नहीं क्यों निशी के मुंह से दक्ष को छोड़ देने की बात सुन वर्चस्व का गुस्सा पहले से ज्यादा दुगना बढ़ जाता है और वो गुस्से में अपने गार्ड्स को बोल देता है कि वो दक्ष को जिंदा न छोड़ें। गार्ड्स वर्चस्व की बात मान दक्ष को यहाँ से ले जाने लगते हैं। गार्ड दक्ष को लेकर डोर तक पहुंचे ही थे कि तभी अचानक गोली चलने की आवाज आती है। ये गोली की आवाज सुन दक्ष सहित सारे गार्ड एक बार वर्चस्व की तरफ देखते हैं तो एक बार निशी की तरफ, और अगले ही पल गार्ड्स दक्ष को छोड़ वर्चस्व के पास पहुंच जाते हैं और दक्ष निशी के पास। दक्ष ने हैरानी से कहा, प्रिंसेस तुमने वर्चस्व को गोली कैसे और क्यों मारी। उद्धरण चिन्ह। निशी अब खामोश सी थी, उसके हाथ में जो गन थी वो उसे छोड़ देती है। वहीं वर्चस्व के गार्ड वर्चस्व को संभालने लगते हैं, क्योंकि गोली वर्चस्व के होठ पर लगी थी, इसलिए गोली लगने के कुछ सेकंड में ही वो नीचे फर्श पर गिर जाता है। जो हुआ उससे सब हैरान थे और सबके मन में सवाल भी था कि आखिर ये हुआ कैसे। सब कुछ नॉर्मल था, फिर कहाँ से निशी ने वर्चस्व को गोली मार दी। एपिसोड 40। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। प्रिंसेस तुमने वर्चस्व को गोली कैसे और क्यों मारी। उद्धरण चिन्ह। निशी अब खामोश सी थी,
उसके हाथ में जो गन थी वो उसे छोड़ देती है। वहीं वर्चस्व के गार्ड वर्चस्व को संभालने लगते हैं क्योंकि गोली वर्चस्व के हॉट पर लगी थी, इसलिए गोली लगने के कुछ सेकंड में ही वो नीचे फर्श पर गिर जाता है। जो हुआ उससे सब हैरान थे और सबके मन में सवाल भी था कि आखिर ये हुआ कैसे। सब कुछ नॉर्मल था, फिर कहाँ से निशी ने वर्चस्व को गोली मार दी। अब आगे कुछ घंटे बाद दक्ष का फ्लैट। दक्ष कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, रईसी में वो भी एक छोटे अंबानी से कम नहीं है। तभी तो उसने निशी के गायब होते ही पता लगा लिया कि निशी कहाँ है और आ गया वो मुंबई। मुंबई में दक्ष का फ्लैट है जहां अभी वो और निशी थे। दरअसल निशी के वर्चस्व को गोली मारने की वजह से वर्चस्व के गार्ड सब उसके पीछे पड़ गए और यही मौका पाकर दक्ष निशी को अपने साथ ले लाया। उस हादसे को हुए कुछ घंटे बीत चुके थे लेकिन निशी अभी भी सेंसलेस ही थी। वो न कुछ बोल रही थी न कर रही थी, बस जैसा दक्ष ने उसको बेड पर बैठा दिया था वो वैसी ही बैठी हुई थी। निशी को ऐसे देख दक्ष को उसकी फिक्र होने लगती है। वो निशी के पास आया और उसके गाल पर हाथ रख परेशानी भरे भाव से बोला, प्रिंसेस तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, प्लीज कुछ बोलो प्रिंसेस। निशी अभी भी कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप बैठी हुई थी। निशी की ऐसी हालत देख दक्ष हताश सा हो जाता है, फिर वो निशी को अपने सीने लगा लेता है। जैसे ही दक्ष ने निशी को अपने सीने लगाया निशी अचानक ही रोने लगी और रोते हुए बड़बड़ाने लगी, मैंने वर्चस्व को नहीं मारा, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं बस उसे डरा रही थी, पर मुझसे गलती से गोली चल गई। फ्लैशबैक। वर्चस्व के गार्ड दक्ष को घेर लेते हैं जो देख निशी डर जाती है। वो परेशानी भरे भाव से वर्चस्व से बोली, वर्चस्व तुम मुझसे नफरत करते हो न तो करो पर प्लीज दक्ष को छोड़ दो। निशी ने वर्चस्व से दक्ष को छोड़ने को कहा, लेकिन निशी के मुंह से दक्ष को छोड़ने की बात सुन वर्चस्व का गुस्सा और हाई हो जाता है और वो अपनी गुस्सेल आवाज में अपने गार्ड से बोला, इस आदमी को जिंदा मत छोड़ना। वर्चस्व ने अपने गार्ड्स को दक्ष को मारने का ऑर्डर दे दिया, जिससे दक्ष को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निशी वो पूरी डर जाती है। उसे लगता है वर्चस्व सच में दक्ष को मार देगा। वर्चस्व का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसने दक्ष को कुछ कर दिया तो नहीं, मुझे दक्ष की हेल्प करनी चाहिए। वो यहाँ मुझे बचाने आया था और अब वो प्रॉब्लम में है तो मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये सारी बातें निशी खुद में बुदबुदाती है और सोचने लगती है वो दक्ष को वर्चस्व से कैसे बचाए। निशी दक्ष को बचाने के बारे में सोच ही रही थी, तभी उसकी नज़र एक गार्ड के बैक पॉकेट पर पड़ी जिसमें उसने छोटी गन को रखा हुआ था। निशी की नज़र उस गन पर टिक सी गई। गार्ड का ध्यान तो दक्ष को पकड़ने में था और वर्चस्व का ध्यान भी बस दक्ष पर अपना गुस्सा दिखाने में था। यही मौका पाकर निशी गार्ड के पॉकेट से गन निकाल लेती है और वर्चस्व पर तान देती। वर्चस्व पर गन पॉइंट कर निशी वर्चस्व को धमकी देना चाहती थी कि वो दक्ष को छोड़ दे वरना वो उसे गोली मार देगी, पर निशी वर्चस्व को धमकी देती उससे पहले ही उसके हाथ से गोली चल गई और गोली जाकर सीधे वर्चस्व के सीने में लग गई, जिससे वर्चस्व एक पल में गिरने लगता है और निशी के होश उड़ जाते हैं कि ये उसने क्या कर दिया। फ्लैशबैक एंड। निशी का वर्चस्व को गोली मारने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उससे जो गलती हुई उसकी वजह से वो सेंसलेस हो गई और अब जब होश में आई तो बस रो रही थी। निशी ने दक्ष के सीने से लगे हुए रोते हुए एक बार फिर कहा, मैंने वर्चस्व को नहीं मारा, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, मैं बस उसे डरा रही थी, पर मुझसे गलती से गोली चल गई। निशी बहुत रोने लगती है। दक्ष परेशान सा हो जाता है, वो उसे चुप कराता है लेकिन निशी नहीं चुप होती है। निशी फिर कुछ बड़बड़ाती है, दक्ष अगर वर्चस्व को कुछ हो गया तो मैं उससे नफरत करती हूँ पर मैं ये नहीं चाहती उसे कुछ हो। निशी यूं ही कुछ न कुछ बोलती जाती है और रोती रहती है। दक्ष उसे समझाता है, आई नो प्रिंसेस, तुमने कुछ जानबूझकर नहीं किया है और तुम टेंशन मत लो, उसे कुछ नहीं होगा। मैंने कुछ लोगों को भेजा है पता लगाने के लिए, जल्द ही पता चल जाएगा वो कैसा है। उद्धरण चिन्ह। दक्ष समझाता है तब भी निशी रोती रहती है और पूरा दिन यूं ही बीत जाता है। रात का समय। दिन की तरह निशी का हाल रात में भी था। वो बहुत डिस्टर्ब बिहेव कर रही थी, इसलिए दक्ष कैसे भी कर निशी को सुला देता है। अभी रात के 12 बज रहे थे। निशी सो रही थी, सोते हुए भी उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। वो नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही थी और अचानक ही उसकी नींद खुल जाती है। निशी बेड पर उठकर बैठ जाती है। उसको ऐसा फील होता है जैसे उसका गला सूख रहा है तो वो वहीं रखा पानी का ग्लास उठा पानी पीती है। पानी पीने के बाद भी निशी को कुछ अच्छा नहीं लगता है। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वो रोना चाहती हो। निशी अपने चेहरे को अपने हाथों से ढक लेती है। तभी एक आवाज आई, मेरी बीबी मुझे इतना मिस कर रही है कि उसे नींद भी नहीं आ रही है। उद्धरण चिन्ह। ये आवाज जैसे ही निशी के कानों में पड़ी, निशी झट से उस ओर देखती है जहां से वो आवाज आई। निशी रूम की विंडो की तरफ देखती है क्योंकि वो आवाज वहीं से आई थी। निशी ने देखा
विंडो के पास कोई शख्स खड़ा है। उस शख्स का चेहरा उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि रूम में अंधेरा था, लेकिन उस शख्स का चेहरा देखे बिना ही निशी एक नाम लेती है। वर्चस्व उद्धरण चिन्ह। निशी के मुंह से अपना नाम सुन खिड़की के पास टिक कर खड़ा हुआ वर्चस्व शातिर मुस्कान मुस्कुरा देता है। फिर वो अपने कदम निशी की ओर बढ़ा देता है और अगले ही पल वो निशी के पास पहुंच जाता है। जब वर्चस्व निशी के पास पहुंच जाता है तब निशी अंधेरे में भी वर्चस्व को साफ साफ देख पा रही थी। उसके हेयर बुरी तरह बिखरे हुए थे, उसका चेहरे पर बाकी दिनों के मुकाबले तेज भी नहीं था और उसने हॉस्पिटल के कपड़े पहने हुए थे जिससे साफ पता चल रहा था कि वो हॉस्पिटल से उठकर कर आया है। वर्चस्व को देख पहली बार आज निशी को न कोई डर लगा न उसे कोई हैरानी हुई, बल्कि पूरे दिन से उसके मुरझाए हुए चेहरे पर हल्की चमक आ गई। वहीं वर्चस्व निशी के एकदम करीब आ गया। उसने निशी के गाल पर अपना एक हाथ रखा और कुछ कहना चाहा, पर वर्चस्व कुछ कहता तभी अचानक निशी उसके गले लग जाती है, वो भी काफी जोर से मानो वो वर्चस्व के ऊपर ही चढ़ जाएगी। निशी के यूं गले लगने से एक पल के लिए वर्चस्व हैरान हो गया, फिर उसने भी निशी को अपनी बाहों में भर लिया। वर्चस्व ने भी निशी को हक कर लिया। जब ये निशी को फील हुआ तो वो वर्चस्व में और सिमट सी गई। दोनों कुछ पल यूं ही एक दूसरे को हक किए रहते हैं। निशी तो मानो जैसे वर्चस्व की बाहों में कहीं खो सी गई थी, पर फिर वर्चस्व ने कुछ ऐसा कहा कि निशी एक झटके में वर्चस्व से दूर जाती है। वर्चस्व निशी के कान में फुसफुसाता है, बहुत हो गया ये मिलन, अब चलो चलते हैं, जहां तुम मुझे मौत के मुंह में डालकर आई थी और भाग कर आई हो। वर्चस्व की ये बात सुन ही निशी एक झटके में वर्चस्व से अलग हो जाती है और अब उसके चेहरे पर हैरानी भरे भाव थे। ये तुम उद्धरण चिन्ह। निशी ने कुछ कहना चाहा तभी वर्चस्व उसके होंठों पर अपनी उंगली रख देता है। शशिश, जो बातें बोलनी हो बाद में बोलना, मैं अब और यहाँ नहीं रुक सकता, न ही तुम्हें रुकने दूंगा। वर्चस्व की इन बातों को सुन निशी के चेहरे के भाव अजीब हो जाते हैं, जैसे वो कहना चाहती हो, क्या पागल आदमी है। निशी फिर से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, पर इस बार भी वो कुछ कहती उससे पहले ही वर्चस्व अपना हाथ निशी के कान के पीछे ले जाता है और वहां एक नस दबा देता है, जिससे निशी बेहोश हो जाती है और वहीं बेड पर गिरने लगती है। तो वर्चस्व उसे पकड़ लेता है, फिर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और यहाँ से निकल जाता है। एक बार फिर वर्चस्व निशी को अपनी कैद में ले जाता है। कुछ समय बाद वर्चस्व का विला। वर्चस्व निशी को लेकर अपने विला पहुंच चुका था। वो अपने रूम में निशी को लेकर आता है, फिर बेहोश निशी को बेड पर लेटा देता है। निशी को बेड पर लेटाने के बाद वर्चस्व खुद भी निशी के बाजू में लेट जाता है और निशी को अपनी बाहों भर उसके चेहरे को देखने लगता है। निशी पूरा दिन रोई थी, जिसका असर उसके चेहरे पर अब भी नजर आ रहा था, क्योंकि उसका चेहरा काफी कमजोर सा नजर आ रहा था, जो कि वर्चस्व भी साफ साफ देख पा रहा था। कुछ पल निशी के चेहरे को देखने के बाद वर्चस्व निशी के चेहरे को अपने एक हाथ से छूता है, साथ ही धीमी आवाज में बोला, जंगली बिल्ली बन गई हो, काफी जिद्दी भी हो गई हो और अब तो डेयरिंग भी हो गई हो। उस दक्ष के लिए मुझ पर गोली चला दी और यहाँ से भाग भी गई। वर्चस्व थोड़ा रुका, फिर वो स्मर्क कर आगे बोला, पर तुम कितना भी भाग लो अब मुझसे नहीं बच पाओगी, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बात बोल वर्चस्व चुप हो गया। वो फिर से निशी चेहरे को देखने लगा, फिर उसने अपने होंठ निशी के माथे पर रख दिए और हल्के से वहां पर चूम लिया और अपनी आंखें बंद ली। अगले दिन वर्चस्व की आंख खुली, उसने सबसे पहले अपनी बाहों में सोती हुई निशी को देखा। रात की तरह उसने एक बार निशी के माथे को चूम लिया, फिर निशी को बेड पर अच्छे लेटा खुद रूम से बाहर चला गया। वर्चस्व के जाते ही कुछ पल बाद कल से बेहोश निशी धीरे धीरे अपनी आंखों की पलकों को झपकाने लगती है, फिर वो अपनी आंखों को मलते हुए बेड पर उठकर बैठती है। जब निशी ने प्रॉपर अपनी आंखें खोली और उसने चारों तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ वो फिर से वर्चस्व की कैद में आ चुकी है, और ये एहसास होते ही निशी हताश सी हो जाती है। वो कुछ देर चुपचाप बैठी रहती है, फिर गहरी सांस ले बेड से उठ वॉशरूम की ओर जाने लगती है, पर तभी निशी को कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई लड़ रहा हो। निशी के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ जाते हैं और अगले ही पल वो रूम से बाहर चली जाती है। निशी सीढ़ियों पर पहुंचती है, वहीं से निशी की नज़र हॉल पर गई और सामने का नज़ारा देख निशी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए।